नमस्कार। निर्माण आईएएस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्ष गुप्ता और आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है स्टोरेज डिवाइस और सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टोरेज डिवाइस से कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। देखिए, मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में जब मेमोरी के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मेमोरी दो प्रकार की होती है। मेमोरी के दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप था वो था आपका प्राइमरी मेमोरी और जो दूसरा टाइप था वो था आपका सेकेंडरी मेमोरी। सो जो आपकी प्राथमिक मेमोरी थी यानी आपकी जो प्राइमरी मेमोरी थी वो कैसा माध्यम था? जो आपका प्राथमिक संगणन माध्यम था, इसमें हम जो डेटा स्टोर करते थे वो केवल अस्थायी रूप से ही स्टोर कर सकते थे, है ना। जो आपका रैम था उसमें आपका जो डेटा था वो कैसा था, वो आप अस्थायी तौर पर उसमें संग्रहण कर सकते थे। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया था दूसरा प्रकार जिसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक संग्रहण माध्यम यानी द्वितीयक मेमोरी, इसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोला जाता है। ये क्या होता है? जब हमको डेटा परमानेंट स्टोर करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तब हम द्वितीयक संग्रहण माध्यम या द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग करते हैं। ये कैसी युक्तियां हैं? ये ऐसी युक्तियां हैं, ये ऐसी मेमोरी है जिसमें आपका डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। सो बेसिकली जो आपकी द्वितीयक संग्रहण माध्यम है या आपकी जो द्वितीयक मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी को ही हम क्या बोल देते हैं? द्वितीयक मेमोरी को ही हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। जो आपकी द्वितीयक मेमोरी है यही आपका स्टोरेज डिवाइस कहलाती है ना। तो अब हम देखते हैं कि स्टोरेज डिवाइस होता क्या है। देखिए, इसको एक बार देख लेते हैं। जो आपका प्राथमिक संग्रहण है वो क्या है? इस माध्यम में डेटा और प्रोग्राम केवल तात्कालिक रूप से ही संग्रहित किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी, वो किसका उदाहरण है? वो प्राथमिक संग्रहण माध्यम का उदाहरण है। ठीक है। दूसरा है आपका द्वितीयक संग्रहण माध्यम। इसके अंतर्गत वे युक्तियां सम्मिलित की जाती हैं जिसमें आपका डेटा, प्रोग्राम और परिणामों को तात्कालिक तथा भविष्य में बार बार उपयोग हेतु स्थायी रूप से संग्रहित कर सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है। द्वितीय संग्रहण माध्यम आपका क्या हुआ कि ऐसी युक्तियां जहां पे आपका डेटा परमानेंट स्टोर रहता है वो आपकी द्वितीय संग्रहण माध्यम या युक्तियां कहलाती हैं। अब इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? इन्हीं को हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। तो जो आपके स्टोरेज डिवाइस हैं वो उसके कई प्रकार हो सकते हैं। आपके स्टोरेज डिवाइस के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी रोम। ये सब आपके स्टोरेज डिवाइस के प्रकार हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? यही आपके सेकेंडरी मेमोरी कहलाते हैं। इन डिवाइसों के अंदर आपका जो डेटा होता है वो परमानेंट स्टोर रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लॉपी से कि फ्लॉपी क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि फ्लॉपी डिस्क होती क्या है, दिखने में कैसी लगती है। देखिए, ये आपका क्या है? ये आपकी फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है। आप में से अधिकतर लोगों ने इसका यूज नहीं किया होगा और अब इसका यूज होता भी नहीं है। ठीक है, अब ये यूज में नहीं आती है, पर फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसका क्या रीजन है? बेसिकली मैं आपको फ्लॉपी डिस्क केवल इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको फ्लॉपी डिस्क के अंदर अभी बताऊंगा वो आपके हार्ड डिस्क हुआ, आपका डीवीडी रोम हुआ, आपका सीडी रोम हुआ, सभी के अंदर वो कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? देखिए, फ्लॉपी डिस्क ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? फ्लॉपी डिस्क, ये सर्कुलर दिख रही होगी आपको, सर्कल युक्ति। तो जो फ्लॉपी डिस्क है वो बेसिकली आपके माइलर प्लास्टिक से निर्मित एक सर्कुलर युक्ति है। क्या है? फ्लॉपी डिस्क आपकी माइलर प्लास्टिक से निर्मित एक सर्कुलर युक्ति है। माइलर क्या है? बेसिकली आप फ्लॉपी को जिस प्लास्टिक से बनाते हो वो आपकी क्या कहलाती है? उसे आप कहते हैं माइलर प्लास्टिक। प्लास्टिक के कई प्रकार हो सकते हैं और फ्लॉपी डिस्क आपकी जिस प्लास्टिक से बनती है वो आपकी कहलाती है माइलर प्लास्टिक। ठीक है। अच्छा, फ्लॉपी के ऊपर क्या होता है? आयरन ऑक्साइड का लेपन रहता है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। क्लियर है? ये आगे आपको दिख रहा होगा, ये इमेज दिख रही होगी। ये क्या है?
देखिए फ्लॉपी डिस्क क्या है आपका, स्टोरेज मीडियम है ना, इसमें क्या करते हो आपका डेटा स्टोर होता है। सो डेटा कहीं ना कहीं तो फ्लॉपी के अंदर स्टोर होगा। तो होता क्या है कि फ्लॉपी के अंदर आपके ट्रैक्स और सेक्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फ्लॉपी के अंदर आपके ट्रैक्स और सेक्टर पाए जाते हैं, और इन्हीं सेक्टर के और ट्रैक्स के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। फ्लॉपी के अंदर आपका जो भी डेटा स्टोर होता है वो इन्हीं ट्रैक्स और सेक्टर्स में स्टोर होता है। ये आपको दिख रहा है, ये कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है ट्रैक्स और सेक्टर्स का, इन्हीं ट्रैक्स और सेक्टर्स में आपका डेटा स्टोर होता है। ठीक है, इसके साथ ही फ्लॉपी में क्या होता है, एक रीड राइट हेड भी होता है। क्या होता है, एक रीड राइट हेड, एक रीड राइट हेड पाया जाता है किसमें, फ्लॉपी डिस्क में। इस रीड राइट हेड की सहायता से ही आप फ्लॉपी के डेटा में नया डेटा स्टोर कर सकते हो या जो डेटा है उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, सो इतना आपको समझ में आया कि फ्लॉपी क्या है। फ्लॉपी आपकी माइलर प्लास्टिक से निर्मित एक वृत्ताकार युक्ति है जिसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड का लेप किया जाता है। ठीक, प्लस फ्लॉपी के अंदर ट्रैक्स और सेक्टर्स पाए जाते हैं जिनमें आपका डेटा स्टोर होता है। ठीक है, साथ ही फ्लॉपी में एक रीड राइट हेड होता है जिसके द्वारा आप अपने डेटा को रीड राइट कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, ये जो आपकी फ्लॉपी है बेसिकली एक आवरण में, एक बोल सकते हैं जैकेट के अंदर बंद रहती है ताकि इसको आप पानी वगैरह से, धूल वगैरह से इसको आप बचा सको। ठीक, फ्लॉपी का आपको एक पोर्शन दिख रहा होगा यहाँ का, ये दिख रहा है आपको, ये कैसा पोर्शन है, खुला हुआ। इधर से फ्लॉपी क्या है, बंद। इधर से फ्लॉपी आपकी बंद है और यहां का आपको दिख रहा होगा ये आवरण कैसा है, खुला हुआ। ये जो आवरण खुला हुआ है ये बेसिकली इसलिए खुला छोड़ा जाता है ताकि रीड राइट हेड के माध्यम से आपका जो डेटा है वो फ्लॉपी में स्टोर हो पाए। ठीक है, सो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फ्लॉपी की, कि फ्लॉपी क्या होती है। देखिए, जैसा भी मैंने आपको बताया कि फ्लॉपी क्या है, फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक से निर्मित क्या है, एक वृत्ताकार युक्ति है। ठीक है, जिसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। किसका लेप होता है, जिसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। इसकी दोनों सतहों पर ट्रैक्स और सेक्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसकी दोनों सतह पर ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं और डेटा इन्हीं ट्रैक्स और सेक्टर में संग्रहित होता है। ठीक, आगे देखिए, इसके आवरण में एक भाग खुला होता है। जैसा भी मैंने आपको बताया था कि इसके आवरण में क्या है, इसके आवरण में एक भाग खुला होता है ताकि जो रीड राइट हेड है वो डेटा को क्या कर सके, वो डेटा को डिस्क पर संग्रहित या प्राप्त कर सके। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको समझाया था कि इसमें क्या होता है कि इसके आवरण में एक भाग खुला होता है ताकि जो आपका रीड राइट हेड है वो डेटा को डिस्क पर संग्रहित या प्राप्त कर सके। ठीक, आगे देखिए, ये जो आपका खुला हुआ भाग है इसको आप क्या बोलते हो, ये आपका कहलाता है एक्सेस विंडो। ये जो आपका फ्लॉपी का जो खुला हुआ भाग है ये आपका कहलाता है एक्सेस विंडो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्लॉपी डिस्क और उसके आवरण में एक छिद्र होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे इंडेक्स होल कहते हैं। देखिए बताता हूं आपको, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका, ये आपका इंडेक्स होल है, ये आपके फ्लॉपी में पाया जाता है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए जब आप फ्लॉपी को अंदर इंसर्ट करते हो तो आपके जो सिस्टम के अंदर क्या है, सेंसर लगा होता है। सो जैसे ही सेंसर के नीचे आपका ये इंडेक्स होल आता है तो इसका मतलब होता है कि अब आपका जो रीड राइट हेड है वो आपके वर्तमान ट्रैक के प्रथम सेक्टर पर स्थापित हो चुका है जहां पे आप डेटा को रीड राइट कर सकते हो। ठीक है, सो ये इसका मतलब समझ में आया आपको, इंडेक्स होल क्या होता है। आगे देखिए, इंडेक्स होल जब भी, शुरू से देखते हैं, फ्लॉपी और उसके आवरण में क्या होता है, एक छिद्र होता है, जैसे क्या बोलते हैं, इंडेक्स होल बोलते हैं। इंडेक्स होल जब भी फोटो सेंसर के नीचे आता है तो इसका अर्थ होता है कि आपका जो रीड राइट हेड है अब वर्तमान ट्रैक के प्रथम सेक्टर पर स्थित हो गया है। ठीक, ये क्लियर हुआ आपको कि इंडेक्स होल का क्या मतलब है। ठीक है, आगे देखिए, लिखा हुआ है कि फ्लॉपी के एक ओर का कुछ भाग, फ्लॉपी के एक ओर का कुछ भाग क्या होता है, कटा हुआ होता है। फ्लॉपी के एक ओर का कुछ भाग कटा हुआ होता है
जिसे क्या बोलते हैं, जिसे राइट प्रोटेक्ट नॉच बोलते हैं। ये भी आपको बताता हूं मैं। देखिए, फ्लॉपी के एक ओर का कुछ भाग क्या है, कटा हुआ है, जिसे राइट प्रोटेक्ट नॉच बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये आपको फ्लॉपी के एक तरफ का भाग थोड़ा कटा हुआ दिख रहा होगा। ये भाग क्या है, ये भाग कहलाता है आपका राइट प्रोटेक्ट नॉच। इसका क्या फंक्शन है, बेसिकली आपका जो ये राइट प्रोटेक्ट नॉच है, ये क्या करता है, ये आपकी फ्लॉपी को राइट होने से बचाता है, या उसमें नया डेटा स्टोर होने से बचाता है। कैसे, देखिए जब ये आपका नोच खुला होगा तो इस समय आप क्या कर सकते हैं, इस समय आप फ्लॉपी के अंदर जो आपका डेटा है उसे पढ़ भी सकते हो और नया डेटा उसमें डाल भी सकते हैं, ठीक है। पर अगर इस नोच को हम किसी प्लास्टिक से या टेप से क्या कर दें, बंद कर दें, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप केवल फ्लॉपी के जो अंदर पहले से जो डेटा डाला हुआ है उसको केवल आप पढ़ सकते हो, उसमें आप राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते, उसमें आप नया डेटा नहीं डाल सकते, ठीक है। सो इसका फंक्शन समझ में आया आपको कि राइट प्रोटेक्ट नॉच क्या होता है। देखिए क्या लिखा है यहां पे कि इसके आवरण में क्या है, एक भाग खुला होता है, ताकि, सॉरी ये मैं पीछे चला गया, आगे देखते हैं। देखिए फ्लॉपी के एक और कुछ भाग क्या होता है, कटा हुआ होता है, जैसे क्या बोलते हैं, जिसे राइट प्रोटेक्ट नॉच कहते हैं। इसका उपयोग किस लिए होता है, इसका उपयोग डिस्क पर डाटा को राइट या संग्रहण से बचाने में किया जाता है। मतलब आप नया डेटा इस पर राइट नहीं कर सकते इसकी मदद से। कैसे, जब ये नॉच खुला होगा तो उस केस में क्या है, उस केस में तो हम डाटा को पढ़ भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और लिख भी सकते हैं। जब ये आपका नॉच खुला होगा तो आप डेटा को पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। पर जब इसे किसी स्टिकर या टेप से बंद कर दिया जाता है तो क्या होता है, तो डिस्क पर आप डाटा को केवल पढ़ सकते हो। इस केस में अगर आपका नोट बंद हो जाता है तो उस केस में आप केवल डिस्क पर जो आपका डेटा है उसको केवल आप पढ़ सकते हो, इसमें आप कुछ भी नया लिख नहीं सकते, लिखा नहीं जा सकता है। ठीक, क्लियर हुआ आपका कि नॉच क्या होता है। आगे देखिए, ये जो फ्लॉपी डिस्क है बेसिकली इनके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है ना। ऑलमोस्ट आपकी 1.44 MB की क्या है, कैपेसिटी रहती है। तो 1.44 MB तो बहुत ही कम है, इसका मतलब कुछ इसके अंदर बहुत ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए क्या लिखा हुआ है कि फ्लॉपी डिस्क की जो संग्रहण क्षमता कैसी है, MB में होती है, यानी बहुत कम होती है। और ये जो फ्लॉपी है आपकी पानी, खरोच आदि से बहुत जल्दी क्या हो जाती है, बहुत जल्दी ये खराब भी हो जाती है, इसलिए इसे काफी संभाल कर रखना पड़ता था, ठीक है। वर्तमान में अभी फ्लॉपी प्रयोग में नहीं आती है, जनरली ये फ्लॉपी अब प्रयोग में हम लोग नहीं करवाते हैं, ठीक है। बिकॉज क्या था, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कैसी थी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है। तो ये था आपका फ्लॉपी, जो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लॉपी डिस्क बेसिकली क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, आपका जो नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस है वो है आपका हार्ड डिस्क। क्या है, हार्ड डिस्क। देखिए जो आपकी फ्लॉपी थी कैसी थी कि उसके अंदर आपके जो स्टोरेज कैपेसिटी थी कैसी थी, बहुत कम थी, उसमें हम बहुत ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते थे। सो हमको एक ऐसे डिवाइस की जरूरत थी, ऐसी युक्ति की जरूरत थी जिसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर पाए, ठीक है। सो हमारी इस समस्या का समाधान कहाँ होता है, हमारी समस्या का समाधान होता है हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क क्या है, ये आपके जो कंप्यूटर्स हैं, जैसे आपका जो माइक्रो कंप्यूटर्स है उसमें डेटा संग्रहण के लिए काम में लाई जाती है, ठीक है। प्लस जो आपकी हार्ड डिस्क है इसको, इसके अंदर आप बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर परमानेंटली कर सकते हो। एक बहुत बड़ी मात्रा में आपका डेटा इसके अंदर परमानेंटली स्टोर रहता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसलिए इसे मास स्टोरेज डिवाइस भी बोला जाता है। क्यों, बिकॉज आप बहुत बड़ी क्वांटिटी को, बहुत बड़ी क्वांटिटी में डेटा को उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, ये जो आपकी हार्ड डिस्क है ये कहां लगी होती है, ये आपकी सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है ना। ये आपकी कहां लगी होती है, ये आपकी सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है।
ठीक है। सिस्टम यूनिट के अंदर लगे होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट के अंदर लगे होने के कारण इसे ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी बोला जाता है। ठीक, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये हार्ड डिस्क कहां लगी होती है, आपके सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। इसकी अत्यधिक संग्रहण क्षमता के कारण इसे क्या बोलते हैं, इसे मास स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। प्लस ये किसके अंदर लगी है, सिस्टम यूनिट के अंदर लगी है, तो इसे क्या बोलेंगे, इस कारण इसे ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। सिस्टम यूनिट के अंदर लगे होने के कारण इसे ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है। वर्तमान में आपकी जो हार्ड डिस्क है वो टेराबाइट में भी उपलब्ध है। किसमें, टेराबाइट। तो जो टेराबाइट है एक बहुत बड़ी, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्या है, डेटा को आप हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर सकते हो, बिकॉज टेराबाइट बहुत बड़ी यूनिट है ना। टेराबाइट का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा को हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर परमानेंटली कर सकते हो। ठीक, देखिए हार्ड डिस्क में आपकी बहुत सी जो सूचनाएं वो कैसी होती हैं, वो आपकी स्थायी रूप से संग्रहित होती हैं। कैसी होती है, स्थायी रूप से या परमानेंटली स्टोर होती हैं। ठीक है, जैसे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा। तो आप बेसिकली आपका जो विंडोज है ना, आपके जो विंडोज 98, 95, 2000 एक्सपी ये सब के हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है वो कहाँ स्टोर रहता है, वो भी आपके हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर रहता है। प्लस आपका जो कंपाइलर और असेंबलर प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, इनके प्रोग्राम भी आपके किसके अंदर स्टोर रहते हैं, इनके प्रोग्राम भी आपके हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर रहते हैं। असेंबलर और कंपाइलर क्या होता है ये भी मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। आपका एक टॉपिक है ट्रांसलेटर्स, ट्रांसलेटर में मैं आपको कंपाइलर और असेंबलर के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जो हार्ड डिस्क है आपकी, वो आपकी सर्वाधिक प्रचलित, आवश्यक और स्थायी संग्रहण युक्ति है। क्या है, हार्ड डिस्क आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस है, हर कोई इसका यूज करता है। ठीक है, और क्या है, ये आपकी स्थायी संग्रहण युक्ति है, मतलब इसके अंदर आप जो भी डेटा डालोगे वो आपका परमानेंट बना रहेगा। जब तक कि आपकी हार्ड डिस्क खुद ही खराब नहीं हो जाती तब तक उसके अंदर जो भी डेटा है वो परमानेंट स्टोर रहेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हार्ड डिस्क अंदर से होती है, हार्ड डिस्क अंदर से होती कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है इंटरनल। देखिए जो आपकी हार्ड डिस्क है इसमें क्या होता है, इसमें एल्यूमिनियम या अन्य धातु से निर्मित चक्रियों या डिस्क प्लेटर का समूह लगा होता है। क्या होता है, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर एल्यूमिनियम या अन्य धातु से निर्मित डिस्क प्लेटर्स या चक्रियों का समूह लगा होता है। ठीक है, और प्रत्येक प्लेटर पे क्या होता है, प्रत्येक प्लेटर पे आपके आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। क्या होता है, प्रत्येक प्लेटर पर आपके आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। देखिए आपको समझाता हूं, ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहे हैं गोल गोल चक्री, ये क्या कहलाते हैं आपके, ये आपके कहलाते हैं प्लेटर्स। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं डिस्क प्लेटर्स। ठीक है, सो बेसिकली इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर आपके आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। ये किससे मिलकर बनी है, ये एल्यूमिनियम या अन्य धातुओं से मिलकर आपकी ये डिस्क प्लेटर बनाए जाते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका डिस्क प्लेटर है। ठीक है, ये जितने भी डिस्क प्लेटर्स हैं आपको दिख रहा होगा, आपको एक स्पिंडल के थ्रू क्या है, एक स्पिंडल के थ्रू एक साथ बोलते हैं पिरोए जाते हैं। ये क्या है, स्पिंडल के थ्रू एक साथ आपके पिरोए गए हैं। तो ये आपका क्या है, आपका ये है आपका स्पिंडल। ठीक, देखिए यही था इसमें यहां पर कि हार्ड डिस्क क्या है, एल्यूमिनियम या अन्य धातु से निर्मित चक्रियों या डिस्क प्लेटर का समूह लगा होता है। ठीक है, और प्रत्येक प्लेटर पे क्या है आपका आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आपको मैंने फ्लॉपी डिस्क के केस में बताया था कि वहां क्या होता है, वहां पे ट्रैक्स और सेक्टर्स पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह जो आपके डिस्क प्लेटर्स हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाए थे, चक्रियां दिखाई थी, उनकी सतहों पर भी क्या है, उनकी दोनों सतहों पर ट्रैक और सेक्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आपके जो डिस्क प्लेटर्स हैं, आपकी जो चक्रियां हैं, आपकी जो चक्रियां हैं ये दिख रही है आपको, इनकी सतहों पर क्या पाए जाते हैं, इनकी सतहों पर भी ट्रैक्स और सेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है। प्लेटर की दोनों सतहों पर क्या होते हैं, संकेंद्रीय ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं, जिसमें डाटा को क्या किया जाता है, आपके डेटा का संग्रहण किया जाता है या आपके डेटा को स्टोर
किया जाता है। ठीक, ये जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो सभी डिस्क प्लेटर हैं वो बेसिकली एक स्पिंडल, क्या बोलते हैं इसको, स्पिंडल, इसके द्वारा एक साथ पिरोए जाते हैं, एक साथ आपके कस दिए जाते हैं। आपकी जितनी प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर क्या है, एक स्पिंडल के थ्रू आप उन सारी प्लेट्स को एक साथ कस देते हो। ठीक, अच्छा, प्रत्येक प्लेट का क्या होता है, अलग से रीड राइट हेड होता है। क्या होता है, प्रत्येक प्लेट का अलग से रीड राइट होता है तथा सभी रीड राइट हेड एक ही भुजा में लगे होते हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए मैंने आपको फ्लॉपी के केस में यह भी बताया था कि वहां क्या होता है, रीड राइट हेड। अब जो आपकी हार्ड डिस्क है ये कैसी है, इसके अंदर बहुत सारी आपके डिस्प्लेटर्स हैं। सपोज आपकी कितने डिस्प्लेटर हैं, सपोज आपके आपके हार्ड डिस्क के अंदर 4 डिस्प्लेटर्स हैं। ठीक है, तो जितने डिस्प्लेटर्स आपके हार्ड डिस्क के अंदर होंगे, ठीक उतने ही क्या होंगे, रीड राइट हेड भी होगा। मतलब प्रत्येक डिस्प्लेटर का एक अलग से रीड राइट हेड होगा। जैसे इस प्लेट का अलग से रीड राइट हो गया है ना, इस प्लेट का अलग से रीड राइट हेड हो गया, ऐसे इस प्लेट का अलग से रीड राइट हेड हो गया, ऐसे इस प्लेट का आपका अलग से रीड राइट हेड हो गया। सो जितने डिस्क प्लेटर्स या जितनी चक्रियां आपके हार्ड डिस्क के अंदर होती हैं उतने ही उनके क्या होते हैं, अलग से रीड राइट हेड होते हैं। ठीक है, और ये सभी रीड राइट हेड क्या होते हैं, एक ही भुजा में लगे होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे एक्सेस आर कहा जाता है। ये जितने भी आपके रीड राइट हेड है ये क्या है, ये भी एक भुजा में कसे रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हो एक्सेस आर्म। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये देखिए ये हर प्लेट का आपको दिख रहा होगा अलग से रीड राइट हेड है, जितने प्लेटर्स उतने रीड राइट हेड है, और ये सारे रीड राइट हेड किसमें कसे हुए हैं, आपके एक भुजा में। दिख रहा है आपको, ये आपका जो कॉम्ब होता है, कंगा होता है, वैसे स्ट्रक्चर है कुछ। तो आपका कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको। तो ये एक ही भुजा के अंदर आपके क्या है, सारे रीड राइट हेड कसे रहते हैं। और इस भुजा को आप क्या बोलते हो, इस भुजा को आप बोलते हो एक्सेस आर्म। ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है एक्सेस आर्म। क्लियर है, देखिए तो क्या है आपका, प्रत्येक प्लेटर का अलग से रीड राइट हेड होता है तथा सभी रीड राइट हेड एक ही भुजा में लगे रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे आप एक्सेस आर बोलते हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, देखिए प्रत्येक डेटा की स्थिति का एक पता या डिस्क एड्रेस होता है, जिसमें क्या होती है, जिसमें सतह संख्या, ट्रैक संख्या और सेक्टर संख्या होती है। देखिए आपकी जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर डेटा का पता कैसा लगाते हैं, मतलब आपका जो रीड राइट हेड है, आपको जो डेटा उसमें सर्च करना है उस डेटा तक वो कैसे पहुंचता है। देखिए होता क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके जो डिस्क प्लेटर्स है उसमें क्या है, उनकी सतह पर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स हैं, उन ट्रैक्स और सेक्टर्स के अंदर आपका डेटा स्टोर है ना। सो आपके ट्रैक्स और सेक्टर्स के अंदर जितना भी डेटा स्टोर है उसमें से प्रत्येक डेटा का एक क्या होता है, एक फिक्स एड्रेस होता है। क्या होता है, प्रत्येक डेटा का एक डिस्क एड्रेस या पता होता है। क्या होता है, जितना भी डेटा है उसमें से हर डेटा का आपका क्या होगा, एक पता या डिस्क एड्रेस होगा। इस डिस्क एड्रेस के अंदर होता क्या है, इस डिस्क एड्रेस के अंदर आपकी क्या होती है, सतह संख्या, यानी आपकी सरफेस नंबर है ना। यहां पे आपका सरफेस नंबर क्या होता है, सतह संख्या होती है, प्लस क्या होता है, यहां पे आपका सेक्टर संख्या दी होती है। ठीक है, और क्या दी होती है, यहां पे आपकी ट्रैक संख्या भी दी होती है। ठीक है, सो जो आपका जितना भी डेटा है आपके प्लेटर्स में, उस सभी डेटा का एक फिक्स एड्रेस होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर सतह संख्या होती है, यानी सरफेस नंबर क्या है, प्लस उसकी सेक्टर संख्या यानी उसका सेक्टर नंबर क्या है, और प्लस उसकी ट्रैक संख्या यानी उसका ट्रैक नंबर क्या है। सो जैसे ही आपका जो रीड राइट हेड है उसको ये फिक्स एड्रेस पता चलता है, तो क्या करता है, जैसे ही उसे ये एड्रेस पता चलेगा, इसका मतलब कैसे क्या पता चल गया, उसको ये पता चल गया कि आप जो डेटा ढूंढना चाहते हो वो आपके ट्रैक और सेक्टर में, आपकी प्लेट्स में किस जगह पर स्थित है ना। तो आप जो भी डेटा सर्च करना चाहते हो उसका क्या होगा, एक फिक्स एड्रेस होगा, और उस फिक्स एड्रेस के अंदर क्या होगा, आपका सतह संख्या, सेक्टर संख्या या ट्रैक संख्या।
तो होता क्या है कि आपकी जब हार्ड डिस्क जो अंदर होती है वो क्या करती है, उसमें जो प्लेट्स होती है, चक्रियां होती हैं, वो क्या करती हैं, वो घूमती हैं। आपकी जो डिस्क प्लेटर्स हैं वो क्या है, वो घूमती रहती हैं, वो घूमती रहती हैं। और जैसे ही आपका जो रीड राइट हेड है उसे जो पर्टिकुलर डेटा आप ढूंढना चाहते हो, जिस पर्टिकुलर डेटा को आप सर्च करना चाहते हो, जैसे ही आपके रीड राइट हेड को उस डेटा का पता चलता है, उस डेटा का डिस्क एड्रेस पता चलता है, जिसके अंदर क्या था आपका सतह संख्या, सेक्टर संख्या, ट्रैक संख्या। जैसे ही उसे उस डेटा का एड्रेस पता चलता है, वो अपने आप उस घूमती हुई डिस्क के उस पोर्शन पे पहुंच जाता है आपका रीड राइट हेड। और उसके थ्रू क्या है, उसके थ्रू हम डेटा पता कर लेते हैं जो हम पता करना चाहते थे। क्लियर हुआ? सो समझ में आया आपको? जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो प्रत्येक हेड है वो क्या करता है, घूमती हुई डिस्क की सतह पर उपयुक्त ट्रैक पर पहुंच जाता है। क्या करता है, आपका जो हेड है वो घूमती हुई डिस्क की सतह पर उपयुक्त ट्रैक पर पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? बिकॉज उसको क्या पता चल जाता है, उसको ये पता चल जाता है कि आपको जो डेटा ढूंढना है उसका एड्रेस, उसका डिस्क एड्रेस क्या है। यानी उसको ये पता चल गया कि आप जो डेटा ढूंढना चाहते हो उस डेटा की सतह संख्या क्या है, सेक्टर संख्या क्या है और ट्रैक संख्या क्या है। जैसे उसे ये पता चलेगा तो जो डेटा आप ढूंढना चाहते थे ठीक इसी डेटा पर आपका हेड पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह आपका डेटा आप रीड राइट हेड, आपकी जो रीड राइट प्रोसेस है आपके हार्ड डिस्क के अंदर, वो कैसी है, काफी इजी है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखिए फिर से पढ़ते हैं इसको एक बार। देखिए क्या है, प्रत्येक हेड घूमती हुई डिस्क की सतह पर उपयुक्त ट्रैक पर पहुंच जाता है। प्रत्येक डाटा की स्थिति का एक क्या होता है, एक पता या डिस्क एड्रेस होता है, जिसमें सतह संख्या, ट्रैक संख्या और सेक्टर संख्या होती है। इसकी सहायता से जो आपकी एक्सेस आर्म है, यानी आपका जो रीड राइट हेड है, वो क्या करता है, वो डेटा को खोजता है। आपकी जो एक्सेस आर्म है वो डेटा को क्या करती है, खोजती है। और इस प्रकार आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें आपकी जो रीड राइट प्रक्रिया है वो कैसी होती है, वो आपकी बहुत ही सरल होती है। इस तरह से आप अपने डेटा को हार्ड डिस्क के अंदर हो सकते हो। सो हार्ड डिस्क क्या होती है ये आपको क्लियर हुआ, ये कैसे फंक्शन करती है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले डिवाइस पे, जो है आपका सीडी रोम। क्या है? सीडी रोम। ठीक, तो सीडी रोम आप लोगों ने देखी होगी, यूज भी करते होंगे आप लोग। इसका इमेज आपको दिखा देता हूं। ये क्या है आपकी, ये है आपकी सीडी रोम, है ना। देखिए सीडी रोम क्या है, सबसे पहले आपका एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है कि सीडी रोम आपकी किस प्रकार की युक्ति है। तो सीडी रोम आपकी कैसी युक्ति है, सीडी रोम आपकी एक प्रकाशीय संग्रहण युक्ति है। कैसी युक्ति है, ये आपका एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ये आपकी प्रकाशीय संग्रहण युक्ति है। ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि सीडी रोम किस प्रकार की युक्ति है, मैग्नेटिक या प्रकाशीय। तो आपकी सीडी रोम क्या है, आपकी एक प्रकाशीय संग्रहण युक्ति है। ठीक, जिसमें जिसमें संग्रहित डेटा को केवल क्या किया जा सकता है, केवल पढ़ा जा सकता है। मैंने आपको रोम का बारे में बताया था कि रोम क्या है, रोम के अंदर आप केवल डेटा को पढ़ सकते हो, उसमें आप राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली क्या है आपका सीडी रोम। तो सीडी रोम में क्या है कि सीडी रोम आप में अंदर आप क्या कर सकते हो, केवल उसके अंदर जो डेटा पहले से स्टोर है उसको ही आप केवल पढ़ सकते हो। इसमें अंदर आप सोचो कि सीडी रोम के अंदर आप कुछ नया डेटा, नया कुछ डाल दें तो वो पॉसिबल नहीं है। सीडी रोम के अंदर पहले से जो डेटा पड़ा हुआ है केवल आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, सो जिस सीडी रोम क्या हुआ, सीडी रोम आपकी एक ऐसी प्रकाशीय संग्रहण युक्ति है जिसमें संग्रहित डेटा को केवल क्या किया जा सकता है, केवल पढ़ा जा सकता है। ठीक, अच्छा, जो सीडी रोम है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आप डेटा को केवल पढ़ सकते हो, नया डेटा आप लोग नहीं डाल सकते। पर जब सीडी रोम मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर तैयार की जाती होगी तो उस समय तो उसमें डेटा डाला जाता होगा, है ना, उसी डेटा को आप बाद में पढ़ते हो। सो वो एक्चुअली डेटा डाला कैसे जाता है, मैं आपको ये प्रोसेस समझाता हूं। ठीक है, देखिए सीडी रोम में
लेजर किरणों की सहायता से डेटा को क्या किया जाता है, रीड और राइट किया जाता है। क्या किया जाता है, लेजर किरणों की सहायता से रीड और राइट किया जाता है। ये कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले देख लेते हैं होती क्या सीडी रोम आपकी। देखिए सीडी रोम की जो सरफेस है सीडी की, उस पर क्या होता है, उस पर एल्यूमिनियम यौगिक का लेपन होता है। किसका लेपन होता है, सीडी रोम की सतह पर एल्यूमिनियम यौगिक का लेपन होता है। ठीक है, इस एल्यूमिनियम यौगिक के लेपन की वजह से क्या होता है, इस लेपन की वजह से इसमें क्या है, इसमें प्रकाश को परावर्तित करने का गुण आ जाता है। क्या आ जाता है, आपके एल्यूमिनियम यौगिक का लेपन होता है जिस वजह से इसमें प्रकाश को परावर्तित करने का गुण आ जाता है। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि आप सबसे पहले हम देखते हैं कि सीडी रोम के अंदर आप डेटा स्टोर करते कैसे हो। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे आपका जो डेटा स्टोर हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए डाटा संग्रहण की प्रक्रिया में सीडी रोम की परावर्तक सतह पर उच्च तीव्रता वाली लेजर डाली जाती है, जिससे वहां अति सूक्ष्म क्या बन जाता है, गड्ढा या पिट बन जाता है। क्या चीज है, देखिए मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी सीडी है, ये क्या है आपका सीडी रोम। अब इस सीडी रोम में क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले इसके अंदर हम डेटा डाल रहे हैं। तो कैसे होगा, वो कैसे होगा, सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे, एक हाई इंटेंसिटी आपकी उच्च तीव्रता की क्या डालेंगे, इस पर लेजर बीम डालेंगे। इस सीडी रोम के ऊपर आप एक उच्च तीव्रता की लेजर बीम डालोगे। ठीक है, अभी आपको बताया था कि इसकी सतह पर किसका लेपन है, एल्यूमिनियम यौगिक का, तो जिसकी वजह से इसमें क्या है, प्रकाश को परावर्तित करने का गुण आता है। देखिए हुआ क्या, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले एक हाई इंटेंसिटी क्या डाली, लेजर बीम डाली। ठीक है, तो सीडी के जिस पोर्शन पे वो लेजर बीम पड़ेगी, सीडी के इस सीडी के जिस भी भाग पे ये आपकी लेजर बीम गिरेगी, उस भाग पे क्या बन जाएगा, उस भाग पे आपके गड्ढे बन जाएंगे, छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, गड्ढे। सपोज सीडी के ये कुछ भाग हैं जहां पे आपकी क्या पड़ी, जहां पे आपकी ये लेजर बीम पड़ी, और जहां जहां आपकी लेजर बीम पड़ी वहां क्या बन गया, वहां आपके बन गए छोटे छोटे गड्ढे, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें आप पिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यही आपके क्या कहलाते हैं, ये आपका क्या कहलाते हैं, पिट, इनको आप बोलते हो पिट। ये क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं पिट, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। देखिए फिर से देखते हैं, डेटा संग्रहण की प्रक्रिया में सीडी रोम की परावर्तक सतह पर क्या डाली जाती है, उच्च तीव्रता की लेजर बीम डाली जाती है, जिससे वहां पर क्या बन जाता है, जिससे वहां पे अति सूक्ष्म गड्ढा या पिट बन जाता है ना। सो जैसे ही आपने सीडी की सतह पर लेजर बीम डाली, तो जहां जहां इसकी सतह पर लेजर बीम पड़ी वहां पे क्या बन गए, आपके छोटे छोटे आपके गड्ढे बन गए या पिट बन गए। सो जो आपके जो पिट बनते हैं ये बेसिकली आपके डिनोट करते हैं किसको, जीरो को। किसको नोट करते हैं, ये जो जितने भी पिट आपकी सीडी के अंदर बने ये क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं शून्य, ये दर्शाते हैं जीरो। ठीक, अच्छा सीडी का वो भाग जहां पर आपकी लेजर बीम नहीं गिरी, वो भाग आपका क्या कहलाता है, वो भाग आपका कहलाता है लैंड। उसको क्या बोलते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये आपका ये जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपका कोई गड्ढा नहीं बना, तो आपका ये पोर्शन क्या कहलाएगा, आपका ये पोर्शन कहलाएगा लैंड। क्या बोलेंगे, लैंड। जहां जहां लैंड होगा वो क्या दर्शाएगा, लैंड आपका दर्शाएगा 1। क्या दर्शाएगा, 1। तो आपकी सीडी पर जहां जहां लेजर प्रकाश पड़ा वहां क्या बन गए, गड्ढे बन गए या पिट बन गए, और वो पिट क्या दर्शाते हैं, वो पिट दर्शाते हैं जीरो को। ठीक, और जितनी जगह पर आपके प्रकाश नहीं गिरा वो जगह आपकी कहलाती है लैंड, और लैंड क्या शो करता है, लैंड दर्शाता है 1 को। ठीक, और आपको पता है कि आपका जो डेटा किसमें स्टोर होता है, वो स्टोर होता है 1 और 0 के फॉर्म में। सो कुछ इस तरह से आपका डेटा क्या हो जाता है, आपकी सीडी के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या थी, ये प्रोसेस थी कि आप अपने डेटा को इसके अंदर कैसे स्टोर कर पा रहे हो। बेसिकली आपने जो सीडी बर्न सुना होगा वो क्या है आपका, वो यही है कि उसमें क्या बन रहे हैं आपके, जहां जहां छोटे छोटे गड्ढे बन रहे हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, वो दर्शा रहे हैं आपके 0 या 0, और जहां आपका प्रकाश नहीं गिरा, लेजर बीम नहीं गिरी, वो आपका क्या जगह क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है लैंड, और लैंड क्या दर्शाता है 1, और ये 1 0 ही क्या है, इसी 1 0 के फॉर्म में हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं,
देखिए जैसा भी मैंने आपको बताया, ये पिट क्या दर्शाता है, यह पिट जीरो का सूचक होता है। किसका? जीरो बिट का सूचक होता है। और सतह पर जहां पिट नहीं है ना, जहां पर पिट नहीं है वह स्थल क्या कहलाता है? वह स्थल कहलाता है आपका लैंड। ठीक। और जो लैंड क्या दर्शाता है? लैंड 1 बिट का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? जो आपका लैंड होता है वो आपका 1 बिट का सूचक होता है। ठीक है। अब मान लीजिए आपने अपने सीडी रोम के अंदर डेटा को स्टोर कर लिया। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि उस डेटा को पढ़ें कि उसके अंदर एक्चुअली 10 के फॉर्म में था क्या। तो कैसे पता लगाएंगे 1 कहां था और 0 कहां था? देखते हैं। देखिए सीडी रोम में डेटा को डिस्क में पढ़ने के लिए क्या किया जाता है? कम तीव्रता वाली लेजर किरणें डाली जाती हैं। क्या की जाती हैं? अभी जब हम डेटा को स्टोर कर रहे थे तो उसमें हम उच्च तीव्रता वाली लेजर किरणें का इस्तेमाल कर रहे थे। जब हमको डेटा पढ़ना होगा तो उस केस में हम कम तीव्रता की लेजर किरणों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। देखो मान लीजिए आपको फिर से बताता हूं, ये आपकी क्या है? सीडी रोम। यहां पे मान लीजिए आपके क्या है? ये आ गए आपके पिट, है ना। आपका ऑलरेडी इसमें डेटा स्टोर है पिट और लैंड के फॉर्म में। अब आपको वो पढ़ना है, वो डेटा क्या है? तो आप क्या करोगे? आप लो इंटेंसिटी या कम इंटेंसिटी की क्या डालोगे? लेजर बीम इस पे डालोगे। तो होगा क्या? जैसे ही लेजर बीम, मान लो अब आप कम तीव्रता की लेजर बीम इस पर डालते हो तो होगा क्या कि जहां जहां आपका लैंड है, मतलब जहां जहां आपके गड्ढे हैं, सॉरी जहां जहां आपके गड्ढे नहीं है, जितने एरिया में आपके पिट नहीं है, यानी जहां जहां आपके गड्ढे नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? आपका लैंड। तो लैंड में जो आपकी लेजर बीम गिरेगी, है ना, तो आपको पता है इस पे किसका लेप था? एल्यूमिनियम यौगिक का लेप था, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो गया था? प्रकाश को परावर्तित करने का गुण आ गया था। तो जहां जहां आपका जो लैंड है वहां पे जब आपका लेजर बीम गिरेगी, जैसे मान लो आपकी लेजर बीम यहां गिरती है, ठीक है, ये क्या आपका लैंड। तो लैंड पे अगर आपकी लेजर बीम गिरेगी तो ये क्या होगा? ये जो परावर्तित करेगी प्रकाश को, उस परावर्तित प्रकाश की तीव्रता में क्या है? कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है। जैसी लेंस आपकी बीम गिरी वैसे क्या कर देगी? उसको परावर्तित कर देगी। इंटेंसिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। तो जैसी आपकी बीम आई, उसने उसको क्या कर दिया? उसने वहीं से उसको परावर्तित कर दिया। ठीक। अब ऐसे ही आपकी जो लो इंटेंसिटी बीम है ये किस पे गिरेगी? ये आपके पिट पे भी गिरेगी, गिरेगी ना, आपके गड्ढे पे भी गिरेगी। तो आपको पता है कि अगर आप खुद से कोई गड्ढा है वहां पे उसके अंदर आप लाइट डालो तो क्या होता है? वो लाइट चारों दिशाओं में फैल जाती है। अगर किसी गड्ढे के ऊपर आप टॉर्च से भी लाइट डालोगे तो उस लाइट की क्या हो जाती है? उस लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है, वो लाइट चारों दिशाओं में फैल जाती है ना। तो ठीक इसी प्रकार जब आपकी लेजर बीम पिट पे पड़ेगी तो क्या है? पिट तो गड्ढा है छोटा सा, तो जैसे ही पिट के ऊपर वो आपकी लाइट गिरेगी तो वो लाइट आपकी चारों दिशाओं में क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, उस लाइट की स्कैटरिंग हो जाएगी। और जैसे ही आपकी लाइट की स्कैटरिंग हुई, आपकी जो लाइट है वो चारों दिशाओं में फैली, सो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सीडी के किस पोर्शन में क्या बना, किस पोर्शन में पिट बना हुआ है। आपको पिट की उपस्थिति का पता लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? कि आपके सीडी रोम के जिस पोर्शन से लाइट चारों दिशाओं में फैली उसकी स्कैटरिंग हुई तो वो क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका, इसका मतलब वो क्या है? वो है आपका पिट, गड्ढा। और सीडी के जिस पोर्शन से आपकी लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो रही है, सीधे बीम आ रही है, उसका परावर्तन हो जा रहा है, ठीक है, इंटेंसिटी में अंतर नहीं आ रहा है, तो वो जगह क्या आपकी क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी लैंड। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपकी सीडी में पिट कहाँ बने हुए हैं और लैंड कहाँ पर है। और जैसे ही आपको पता चला कि पिट कहाँ है और लैंड कहाँ है, तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि आपकी सीडी के अंदर 0 कहाँ पर है और 1 कहाँ पर है। ठीक है। जैसे ही आपको ये पता चल गया, इसका मतलब आपको पता चल गया कि आपकी सीडी में डेटा कहाँ है। क्लियर हुआ? पढ़ लेते हैं इसको। देखिए ये भी अब मैंने आपको बताया कि पिट क्या दर्शाता है? 0 बिट, और लैंड क्या दर्शाता है? 1 बिट। ठीक। हाँ देखिए, अब जो सीडी रोम में डेटा को डिस्क में पढ़ने के लिए क्या करते हैं हम? अभी मैंने आपको बताया कम तीव्रता वाली लेजर किरणें डाली जाती हैं। ठीक है। और जो परावर्तित लेजर किरणें हैं इनको क्या है? इनको फोटो डिटेक्टर के द्वारा जांचा जाता है। जो फोटो डिटेक्टर लगे होते हैं वो आपके परावर्तित लेजर किरणों को जांचते हैं। ठीक है।
लैंड से परावर्तित किरण की तीव्रता में कोई अंतर नहीं आता। अभी मैंने आपको बताया कि लैंड से जो आपकी परावर्तित किरण है उसकी तीव्रता में कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों नहीं आता ये भी आपको बताया, ठीक है। किंतु पिट से परावर्तित जो किरण है वो क्या होगी, वो अनेक दिशाओं में फैल जाएगी। भाई जो लैंड से आपकी किरण परावर्तित होगी वो सारी दिशाओं में नहीं फैलेगी, वो तो उसका एक फिक्स परावर्तन हो जाएगा, उसकी तीव्रता में अंतर नहीं आएगा। पर जो पिट है, पिट से आपकी जो परावर्तित किरण है वो क्या हो रही है, वो अनेक दिशाओं में फैल जाती है। और जिससे क्या होता है, जिससे हमें पिट की क्या है, उपस्थिति का पता चल जाता है। हमको पिट की उपस्थिति का पता चल जाता है कि पिट कहां कहां पर है, ठीक। इस परावर्तित प्रकाश के अंतर को हम क्या करते हैं, विद्युत सिग्नलों में यानी 0-1 में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है, आपके डेटा की जानकारी आपको हो जाती है। जो आपके परावर्तित प्रकाश का अंतर है, डिफरेंस है, उसको आप 0-1 में कन्वर्ट कर लेते हो और इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा आपको आपके डेटा की जानकारी हो जाती है। क्लियर है। आगे देखिए, जो आपकी सीडी रोम है, इसमें भी बेसिकली डेटा संग्रहण के लिए आप क्या इसका उपयोग करते हो, ट्रैक का उपयोग किया जाता है। इसमें भी आपके ट्रैक सेक्टर्स पाए जाते हैं आपके सीडी रोम में, ठीक है। सीडी रोम में डेटा संग्रहण के लिए ट्रैक का उपयोग किया जाता है जो आपके सेक्टर्स में बटे रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपके ट्रैक्स और सेक्टर्स पाए जाते हैं जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है। आगे देखिए, सीडी रोम की संग्रहण क्षमता कैसी होती है, अधिक होती है। इनकी जो संग्रहण क्षमता है वो अधिक होती है, लगभग 650 MB या हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। वर्तमान में इससे भी ज्यादा की कैपेसिटी आपकी सीडी रोम मार्केट में अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। सो इनकी जो संग्रहण क्षमता कैसी है, वो अधिक होती है, ठीक है। आगे देखिए, सीडी रोम का उपयोग कहां कहां किया जाता है। सीडी रोम का उपयोग मल्टीमीडिया, कंप्यूटर गेम्स, शैक्षणिक जानकारियां आदि के लिए किया जाता है। जो सीडी रोम है उसका उपयोग कहां कहां होता है, उसका उपयोग आपके मल्टीमीडिया, कंप्यूटर गेम्स, शैक्षणिक जानकारियां आदि के लिए होता है। जैसे आपको एग्जांपल लिखता हूं कि आप ज्योग्राफी के लिए एटलस लाते होगे, सो उस एटलस के साथ आपको एक सीडी भी मिलती है ना। उस सीडी के अंदर आपके एटलस से रिलेटेड आपके काफी इंफॉर्मेशन रहती है। तो वो जो सीडी है वो क्या है, वो आपकी सीडी रोम ही है। क्लियर हुआ। सो ये समझ में आया कि जो भी मल्टीमीडिया के आपका हुआ, आपके कंप्यूटर गेम्स हुए, कंप्यूटर गेम्स में भी क्या है, आपने जो आप प्ले स्टेशन खेलते हो आपकी सीडीज रहती है ना, उन सीडी को आप इंसर्ट करते हो। सो वो भी आपकी क्या है, वो भी आपकी सीडी रोम है, ठीक। सो सीडी रोम क्या है, ये आपको समझ में आया, और कैसे काम करती है, उसमें डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है और कैसे उसमें डेटा को पढ़ा जाता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले डिवाइस पे। देखिए, ये आपकी कुछ ऐसी कंडीशन रहती है, ये आपका क्या है, ये आपके पिट बने हुए हैं बने, और जो जो एरिया आपका गड्ढा नहीं है वो आपका क्या है, लैंड है, ठीक। आगे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है डीवीडी। क्या है, डीवीडी। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। इसका फुल फॉर्म आपसे फिल्म से पूछा जा सकता है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। देखिए, जो आपकी डीवीडी और सीडी रोम है, इसमें इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती है कि अगर आपके सामने रख दी जाए तो हो सकता है आप पहचान ही ना कर पाओ कि कौन सी सीडी रोम है, कौन सी डीवीडी, ठीक। जो आपकी डीवीडी है देखने में कैसी लगती है, बिल्कुल सीडी जैसी लगती है, लेकिन दोनों में कुछ भिन्नताएं होती हैं। क्या क्या होती हैं, देखिए, जो आपकी डीवीडी है उसमें सीडी की तुलना में 7.5 गुना यानी 7.5 टाइम्स अधिक डेटा को स्टोर किया जा सकता है। जो आपकी डीवीडी होती है वो सीडी की तुलना में उसकी कैपेसिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। सीडी की तुलना में आप 7.5 गुना ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक। वर्तमान में 17 GB तक की डीवीडी उपलब्ध है ना। हो सकता है कि 17 GB से भी ज्यादा आपके मार्केट में आपको मिल जाए, पर नॉर्मली आपकी 17 GB तक की डीवीडी आपको मार्केट में इजिली मिल जाएगी, ठीक। सीडी की तरह जो आपकी डीवीडी है उसमें भी क्या होगा, उसमें भी आपका जो डेटा है वो ट्रैक्स के रूप में संग्रहित किया जाता है, जो कई सेक्टरों में बटे होते हैं। क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपके ट्रैक सेक्टर्स हैं वो क्या है, वो आपके डीवीडी में भी पाए जाएंगे, जिसके अंदर आपके डेटा को क्या किया जाएगा, जिसके अंदर आपके डेटा को स्टोर किया जाएगा। पर अंतर क्या है ये देखिए अब, किंतु डीवीडी में सीडी की तुलना में जो पिट्स का आकार होता है वो कैसा होता है, बहुत अधिक
सूक्ष्म होता है, और साथ ही ट्रैक्स के मध्य की दूरी भी कैसी होती है, वो भी बहुत कम होती है, जिसके कारण डीवीडी की क्षमता सीडी की तुलना में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या मतलब हुआ उसका, तो मान लीजिए आपकी क्या है, ये है आपकी डीवीडी, ये है आपकी डीवीडी। तो डीवीडी में क्या होता है, डीवीडी में सीडी की तुलना में जो आपका पिट बन रहा है, ये कैसा है, ये इसका आकार बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है सीडी की तुलना में, ठीक है। प्लस जो आपके ट्रैक्स और सेक्टर्स हैं वो क्या है, वो भी पास पास होते हैं। क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो पास पास होने का मतलब क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, कम। इसका मतलब आपकी जो डीवीडी है उसमें सीडी की तुलना में ज्यादा ट्रैक्स और सेक्टर्स आ सकते हैं। भाई सारे ट्रैक्स और सेक्टर क्या है, पास पास है, उनके बीच की जो स्पेस है क्या है, बहुत कम है। इसलिए आपकी जो आपकी डीवीडी है उसमें क्या है, उसमें आपके ज्यादा ट्रैक्स और सेक्टर्स आ सकते हैं। प्लस आपके जो पिट्स का साइज भी क्या है, छोटा है ना। सो जब आपके ट्रैक्स और सेक्टर्स ज्यादा आएंगे तो क्या होगा, आप ज्यादा ट्रैक्स और सेक्टर्स का मतलब है कि आप उसमें ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो, है ना। इसलिए बोला जाता है कि सीडी की तुलना में आपका जो डीवीडी है उसमें क्या है, उसमें आप ज्यादा डेटा स्टोर कर पाते हो। क्यों, क्योंकि आपके जो ट्रैक सेक्टर्स हैं उनकी बीच की डिस्टेंस कम होती है, और उनके बीच की डिस्टेंस कम होने का मतलब है कि आपके ज्यादा ट्रैक और सेक्टर्स के अंदर आ सकते हैं, और जितने ज्यादा ट्रैक और सेक्टर्स होंगे उतने ज्यादा आपका डेटा स्टोर हो पाएगा। क्लियर है। सो ये आपको समझ में आया कि क्या है आपका, कि डीवीडी सीडी की तुलना में क्या है, पिट का आकार बहुत छोटा है, प्लस ट्रैक्स के मध्य की दूरी भी क्या है, बहुत कम है। फलस्वरूप डीवीडी की जो क्षमता है वो क्या है, सीडी की तुलना में बढ़ जाती है। क्लियर हुआ, एक मिनट। तो ये आपको क्लियर हुआ कि डीवीडी क्या है। आगे देखते हैं डीवीडी में। देखिए डीवीडी में जब डेटा को दो परतों में लिखा जाता है तो अब इसकी संग्रहण क्षमता क्या हो जाती है, और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब है कि सपोज आपकी जो डेटा है वो क्या है, उस पर आप डबल लेयर चढ़ा दो, मतलब आपकी जो डीवीडी है उसमें क्या है, उसमें आप डबल लेयर चढ़ा दो। मतलब ये आपकी जो डिस्क है इसको क्या कर दो, इसको मोटा कर दो। मतलब इसमें क्या चढ़ा दो, इस डिस्क को एक से ज्यादा लेयर इस पे चढ़ा दो। तो आपकी जब डेटा को आप दो लेयर में लिखोगे तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी संग्रहण क्षमता बढ़ जाएगी, है ना। ये चीज यहाँ लिखी हुई है कि डीवीडी में जब डेटा दो परतों में लिखा जाएगा तो उसकी संग्रहण क्षमता में और वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है। आगे डीवीडी रीड एंड राइट करने के लिए क्या है, आपको डीवीडी ड्राइव की जरूरत पड़ती है, ड्राइवर की, आपको पता ही है। ठीक, डीवीडी ड्राइव सीडी को भी क्या कर सकता है, जो आपका डीवीडी ड्राइवर है वो आपकी सीडी को भी रीड और राइट कर सकता है। क्लियर है। यह खरोंच धूल से खराब हो सकती है। किससे खराब हो सकती है, ये आपकी खरोंच धूल आदि से खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको डीवीडी के बारे में समझ में आया कि डीवीडी क्या होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा अगला जो युक्ति है वो है आपकी पेन ड्राइव। क्या है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, हर कोई पेन ड्राइव का यूज करता है ना। तो पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव भी आपका परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। अब पेन ड्राइव होता क्या है, बेसिकली पेन ड्राइव क्या है, बेसिकली पेन ड्राइव है आपका फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल। किसका, पेन ड्राइव आपकी फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी बेसिकली जो आपके EEPROM से बनी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है फ्लैश मेमोरी। EEPROM क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने आपको रोम के बारे में बताया था कि रोम के टाइप्स लिखवाए थे, EEPROM है ना, प्रोम। तो फ्लैश मेमोरी बेसिकली आपकी EEPROM टेक्नोलॉजी से बनती है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए पेन ड्राइव क्या है, यह डाटा स्थानांतरण एवं संग्रहण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली नवीनतम युक्तियों में से एक है। ठीक, इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसका उपयोग किसी भी कंप्यूटर के साथ किया जा सकता है। पेन ड्राइव को आप किसी भी कंप्यूटर के साथ इसका उपयोग कर सकते हो। अब पेन ड्राइव के अंदर होता क्या है, देखिए पेन ड्राइव के अंदर आपका एक क्या होता है, पेन ड्राइव के अंदर आपका एक पीसीबी लगा होता है। क्या लगा होता है, पीसीबी।
पीसीबी का मतलब क्या है? पीसीबी का मतलब है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पेन ड्राइव में आपका एक छोटा पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो क्या करता है? यह सर्किट बोर्ड पेन ड्राइव के स्ट्रक्चर को क्या पता है करता है? ठोस आधार प्रदान करता है। बेसिकली आपका जो पेन ड्राइव के अंदर आपका जो पीसीबी बोर्ड है वही पेन ड्राइव के स्ट्रक्चर को क्या है? बेस प्रदान करता है। ठीक। और सूचना एकत्रित करने के लिए क्या करता है? सूचना एकत्रित करने के लिए एक माध्यम की तरह कार्य करता है। पेन ड्राइव के अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको स्टोर करने के लिए आपका जो पीसीबी क्या करता है? एज ए मीडियम काम करता है ना। बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो पीसीबी है, आपका जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, इसमें आपकी एक माइक्रोचिप लगी होती है। क्या लगी होती है? डेटा को संग्रहित करने के लिए इस सर्किट बोर्ड में क्या है? आपका एक छोटा सा माइक्रोचिप लगा होता है, जो क्या करता है? जो पेन ड्राइव को डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है। क्या करता है? जो पेन ड्राइव को डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है। इसके द्वारा ही आपका डेटा पेन ड्राइव के अंदर आता है। ठीक है, ये आपको मैं बता ही चुका हूं। ये किस पर आधारित है? ये आपकी फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल है, जो बेसिकली ईईप्रोम तकनीक पर आधारित है। पेन ड्राइव किस पर आधारित है? आपकी ईईप्रोम तकनीक पर आधारित है। ये प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में पूछा भी जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिवाइस है वो है ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क ये क्या होता है? देखिए, जो सीडी और डीवीडी थी, ठीक वैसे ही आपका जो ब्लू-रे डिस्क है वो भी क्या है? वो भी आपका एक ऑप्टिकल डिस्क माध्यम है। क्या है? आपका ऑप्टिकल डिस्क माध्यम। सीडी और डीवीडी की भांति ये भी क्या आपकी प्रकाशीय युक्ति है। ठीक है, और इसकी जो भौतिक विशेषताएं, इसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपके सीडी और डीवीडी के समान ही होते हैं। जैसे उसमें होता है वैसे ही सेम आपका ब्लू-रे डिस्क के अंदर भी होता है। ठीक है, अलग से फीचर्स क्या है इसका? देखिए, इसकी जो संग्रहण क्षमता है वो बेसिकली 25 जीबी प्रति सिंगल लेयर तथा 50 जीबी प्रति ड्यूल लेयर होती है। इसका मतलब इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इसकी जो संग्रहण क्षमता है वो क्या है? वो सीडी और डीवीडी की तुलना में बहुत ज्यादा है ना। सीडी और डीवीडी की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसकी जो संग्रहण क्षमता कैसी है? अगर सिंगल लेयर है तो होगी 25 जीबी, और अगर ड्यूल लेयर हो जाती है तो वो आपकी चली जाती है 50 जीबी पर। ठीक। दूसरा जो आपको याद रखना है, जो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ब्लू-रे डिस्क में पढ़ने के लिए, डेटा को पढ़ने के लिए क्या करते हो आप? ब्लू वॉयलेट लेजर का प्रयोग करते हो। क्या प्रयोग करते हो? ब्लू वॉयलेट लेजर का प्रयोग करते हो। ये प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ब्लू-रे डिस्क के अंदर आप किस लेजर का प्रयोग करते हो? ब्लू वॉयलेट लेजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए, इसका उपयोग आपका जो हाई डेफिनेशन वीडियोस हैं उनमें इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा ये तो पता ही आपको कि डेटा को संग्रहित करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? तो आपको ये समझ में आया कि ब्लू-रे डिस्क क्या है? ये भी बेसिकली आपके सीडी डीवीडी की तरह एक ऑप्टिकल मीडियम है आपका, और इसकी जितनी भी भौतिक विशेषताएं वो डीवीडी और सीवीडी की समान है ना। बाकी इसकी जो संग्रहण क्षमता है वो उनके कंपेरिजन में इसमें ज्यादा मिलेगी आपको। प्रति सिंगल लेयर 25 जीबी और प्रति ड्यूल लेयर 50 जीबी। ठीक है, और जो आपको मेन याद रखना है कि इसमें आप किसका प्रयोग कर रहे हो? इसके अंदर आप ब्लू वॉयलेट लेजर का प्रयोग करते हो। ठीक, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग हाई डेफिनेशन वीडियो और डेटा को संग्रहित करने में किया जाता है। क्लियर है? सो ये आपके क्या थे? ये थे आपके स्टोरेज डिवाइसेस, है ना। तो आपकी मेमोरी का जो, जब मैंने आपको मेमोरी का पढ़ाया था तो उसमें बोला था कि आपका जो सेकेंडरी मेमोरी में आपको कहाँ कंप्लीट करवाऊंगा? स्टोरेज डिवाइस में। सो अब आज आपका वो मेमोरी का वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, बिकॉज जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी थी वही क्या आपकी क्या कहलाती है? वही आपकी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पर, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर का शब्द का प्रयोग हम लोग कई बार करते हैं, है ना, पर एक्चुअल में सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? इसको कैसे समझेंगे हम? देखिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ग्वालियर के अंदर जितने भी लोग हैं, ग्वालियर की जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी जनसंख्या है, वो सारे लोग क्या है? हार्डवेयर। क्या है? कुछ देर के लिए कंसीडर कीजिए कि हम सभी लोग क्या है? ग्वालियर में जो रह रहे हैं वो क्या है? हार्डवेयर। सो ग्वालियर का जो प्रशासन होगा वो क्या चाहेगा? वो यही चाहेगा ना कि उसके जितने भी हार्डवेयर, यानी हम लोग, वो जिसके जितने भी हार्डवेयर हैं वो सब कैसे काम करें? वो सब ढंग से समन्वित हो गए, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें।
भाई प्रशासन यही तो चाहेगा कि उसके जितने भी हार्डवेयर हैं उस ग्वालियर शहर के अंदर वो कैसे काम करें, वो ढंग से काम करें, वो ठीक तरह से काम करें। सो अगर प्रशासन ये चाहता है कि ग्वालियर के जितने भी हार्डवेयर यानी कि हम लोग ठीक से काम करें, तो क्या करेगा प्रशासन? प्रशासन को कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? प्रशासन को कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, कुछ क्रियाओं को डिफाइन करना पड़ेगा, जिनके द्वारा क्या होगा, जिनके द्वारा ही जो आपके हार्डवेयर यानी कि हम लोग ठीक से काम कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं कि प्रशासन को ये रूल बनाना पड़ेगा कि रेड लाइट पे क्या है, रेड लाइट पे आपको अपनी गाड़ी रोकनी है और ग्रीन लाइट पे आपको अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देनी है ना। हम लोग जो ट्रैफिक पे जो लाइट को फॉलो करते हैं वो भी क्या है, रूल है आपका कि रेड सिग्नल पे आपको गाड़ी को रोकना है और ग्रीन सिग्नल पे आपको गाड़ी को आगे बढ़ा देना है। सो ये बेसिकली रूल किसने डिफाइन किया? प्रशासन ने, है ना, ताकि उसके जो हार्डवेयर है कि हम लोग क्या है ठीक से अपनी गाड़ी चला पाए। मान लीजिए अगर प्रशासन ये रूल नहीं लाता तो किसी को कुछ पता चलता? किसी को कुछ पता नहीं चलता कि रेड पे रुकना है या ग्रीन पे आगे बढ़ना है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। मतलब आपके जितने भी ग्वालियर के हार्डवेयर थे उनको समझ में ही नहीं आता कि उनको गाड़ी कैसे चलानी है। तो अल्टीमेटली इसका परिणाम क्या होता? इसका परिणाम होता एक्सीडेंट, क्योंकि जब पता ही नहीं आपको कि रेड सिग्नल पे गाड़ी रोकनी है और ग्रीन सिग्नल पे गाड़ी को आगे बढ़ाना है, तो इसका मतलब है कोई किसी भी डायरेक्शन से कभी भी गाड़ी लेके आ सकता है चौराहे पे। और जैसे ही कोई किसी भी डायरेक्शन से किसी भी समय गाड़ी जब लेके आएगा तो क्या होगा? आपका ट्रैफिक जाम हो जाएगा या हो सकता है आपका एक्सीडेंट भी हो जाए, है ना। सो अल्टीमेटली क्या करना पड़ा प्रशासन को? प्रशासन को कुछ नियम रूल्स ऐसे बनाने पड़े जिसके द्वारा क्या है, उसके हार्डवेयर यानी कि हम लोग संचालित हो पाए, है ना। तो बेसिकली आपकी जो पब्लिक है वो कैसे संचालित होती है? वो आपके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके ही संचालित होती है। सरकार ने जो रूल्स नियम बनाए हैं, हम क्या करते हैं, हम उन रूल्स और नियम को फॉलो करते हैं। और उन रूल्स से नियम को फॉलो करने के कारण क्या है, आपकी जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती है ना। अच्छा, ठीक यही कॉन्सेप्ट आपके कहां लागू होता है? ठीक यही कॉन्सेप्ट आपके कंप्यूटर में भी लागू होता है। जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कुछ देर के लिए आपको क्या बोला मैंने कि खुद को हार्डवेयर कंसीडर करो, तो अपने हार्डवेयर को सही से चलाने के लिए सरकार को क्या बनानी पड़ी? रूल्स रेगुलेशन बनाना पड़े। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट आपके कंप्यूटर में भी लागू होता है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए क्या किया जाता है? कंप्यूटर में उसके कार्य को परिभाषित करना पड़ता है ताकि वह अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सके। जैसे ग्वालियर के केस में मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कि हम लोग क्या थे, हार्डवेयर थे। तो प्रशासन को क्या करना पड़ा था? प्रशासन को यह डिफाइन करना पड़ा था कि आपको गाड़ी कैसे चलानी है, मतलब गाड़ी चलाने के जो रूल्स रेगुलेशन वो उसको डिफाइन करना पड़ा था। उसके बाद ही हम लोग प्रॉपर गाड़ी चला पा रहे थे। ठीक इसी प्रकार अगर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर का प्रयोग करना है तो कंप्यूटर में जो जितने भी आपके हार्डवेयर हैं उनके काम को पहले से परिभाषित करना पड़ेगा, तभी आपका वो हार्डवेयर काम अच्छी तरह से कर पाएगा, है ना। अगर प्रिंटर को ये पता ही नहीं है कि उसको कैसे प्रिंट करना है, क्या करना है, प्रिंट करना है भी है कि नहीं करना, तो शायद वो अपना काम प्रॉपर ना कर पाए, है ना। तो जैसे प्रशासन रूल बना रहा था वैसे ही आपको क्या है, यहाँ भी आपके रूल्स बनाए जाएंगे। तो इसलिए जो आपका जो सॉफ्टवेयर वो बेसिकली होता क्या है? सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर आपके प्रोग्रामों, नियमों व क्रियाओं का क्या है? वह समूह है जो कंप्यूटर के कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। जैसे प्रशासन क्या कर रहा था? रूल्स और रेगुलेशन बना रहा था और उस रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू हम लोग क्या हो रहे थे? नियंत्रित हो रहे थे, हम लोग कंट्रोल कर रहा था। ठीक वैसे ही सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर भी आपका प्रोग्रामों, नियमों व क्रियाओं का एक क्या है? एक समूह है। सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली आपके रूल्स और रेगुलेशंस हैं। आपके सॉफ्टवेयर आपकी प्रोग्रामों, क्रियाओं व नियमों का एक समूह है जो क्या करता है? जो कंप्यूटर के कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मतलब जो कंप्यूटर के हार्डवेयर उनको क्या करता है? नियंत्रित करता है। साथ ही कंप्यूटर के जो विभिन्न हार्डवेयर उनके बीच क्या बनाता है? उनके बीच समन्वय यानी उनके बीच कोऑर्डिनेशन भी स्टैब्लिश करता है ना। जैसे हम लोग भी आपस में प्रॉपर समन्वय के साथ ही काम कर पाते हैं, है ना, तभी आपके प्रशासन का सुचारू रूप से चल पाता है। ठीक इसी प्रकार जो आपका सॉफ्टवेयर वो क्या है? वो प्रोग्रामों, नियमों व क्रियाओं का ऐसा समूह है जो कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच क्या बनाता है? समन्वय बनाता है। सो क्लियर हुआ कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसको एक बार शुरू से पढ़ते हैं।
देखिए, कंप्यूटर में हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर में उसके यानी हार्डवेयर के कार्य को क्या करना पड़ता है, परिभाषित करना पड़ता है, ताकि वह अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सके। ठीक, कंप्यूटर में किसी कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, कंप्यूटर में आपको कोई भी कार्य करना है तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व क्रियाओं का ऐसा समूह है जो कंप्यूटर के कार्यों को क्या करता है, जो कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या करता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच क्या बनाता है, कंप्यूटर के जो अलग अलग हार्डवेयर है उनके बीच क्या स्थापित कर रहा है, उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हार्डवेयर का मतलब क्या है। हार्डवेयर क्या है, आपका ऐसे नियमों, क्रियाओं और प्रोग्रामों का समूह जो क्या कर रहा है, जो आपके कंप्यूटर के कार्यों को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, और साथ ही आपके कंप्यूटर के जो हार्डवेयर उनके बीच समन्वय भी बना रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसे इस तरह से भी बोला जा सकता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, आपके सॉफ्टवेयर वे निर्देश हैं जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य करने के लिए उसे दिए जाते हैं। क्या है सॉफ्टवेयर, क्या है, आपके हार्डवेयर को जिस कार्य के लिए बनाया गया था, सो आपको अगर उस कार्य को अगर आपको हार्डवेयर से वो काम करवाना है तो क्या देना पड़ेगा, उस हार्डवेयर को पहले निर्देश देने पड़ेंगे, और वो निर्देश आपके क्या कहलाते हैं, वही निर्देश आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि इस तरह सॉफ्टवेयर वह निर्देश है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य करने के लिए उसे दिए जाते हैं। हार्डवेयर का जो कार्य निर्धारित किया गया है उसको करवाने के लिए उसको क्या देना पड़ता है, निर्देश देने पड़ते हैं, और वो निर्देश ही आपको क्या कहलाता है, वो निर्देश ही आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, आगे ये चीज आपको पता ही है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते, क्या है सॉफ्टवेयर, क्या है सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते। हार्डवेयर को आप छू सकते हो, प्रिंटर को छू लोगे, मॉनिटर को छू लोगे, पर सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा जाता है। कितने प्रकारों में, सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला आपका कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक, उसके बाद आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और फिर आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम तीनों के बारे में समझेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए, सबसे पहले आपका आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझने का एक बहुत सरल तरीका है कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक एग्जांपल को अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखें, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, ओएस, यानी देखिए, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अभी आपके सिलेबस में मुझे आगे डिटेल में बताना भी है, अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, जो आप यूज करते हो, आपके जो विंडोज है वो क्या है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। आपके जो विंडोज है वो क्या है, वो आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका एग्जांपल है, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो अगर आपको इतना पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में इजीली खुद से लिख सकते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज है ना। देखिए, आपको समझाता हूं। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप जैसे आप लैपटॉप या डेस्कटॉप स्टार्ट करते हो, सबसे पहले क्या लोड होता है आपके कंप्यूटर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप अपने सिस्टम में जो भी काम कर पा रहे हो कंप्यूटर में, सब किसकी वजह से कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में से ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दिया जाए तो आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को चला सकते हो, आप उसमें किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। जब तक आपके सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, यानी जब तक आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप पे विंडोज को आप इंस्टॉल नहीं करोगे, तब तक आप अपने सिस्टम पे किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। आप लोग सोचो कि हम अपने कंप्यूटर पे क्या देख लें, मूवी देख लें, पर अगर आपके
कंप्यूटर में विंडोज कुछ भी XP 98 कुछ भी अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो आप अपने सिस्टम में पिक्चर या मूवी नहीं देख सकते। पहली कंडीशन क्या है कि आपको अपने सिस्टम में क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने कंप्यूटर में कोई भी दूसरा काम कर सकते हो, है ना। और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक, तो अब आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा खुद से ही कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली आपके कंप्यूटर के जितने भी मूलभूत कार्य उनको क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। क्यों? क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप अपने सिस्टम में कोई भी कार्य कर ही नहीं सकते, है ना। सो अब हम देखते हैं कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली होता क्या है। देखिए, यह एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह होता है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर के मूलभूत कार्यों एवं हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही आप कंप्यूटर के मूलभूत कार्यों एवं हार्डवेयर को क्या करते हो, नियंत्रित करते हो। जैसा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम यही काम करता है। क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, कि आपके कंप्यूटर के मूलभूत कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, और साथ ही आपके जो हार्डवेयर है उनको भी नियंत्रित करता है ना। तो ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो क्या है, ये एक या एक से अधिक प्रोग्रामों से मिलकर बना हो सकता है ये आपका सॉफ्टवेयर। प्लस जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर वो क्या है, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर के मूलभूत कार्यों एवं हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है ना। आप अपने दिमाग में ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखो तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर के मूलभूत कार्यों एवं हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है। आगे, कंप्यूटर को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, कि कंप्यूटर को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो आप अपने सिस्टम पे किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम या कोई काम नहीं कर सकते। तो सेम यही चीज आपकी क्या लिखी है, यहां लिखी हुई है कि ये क्या करते हैं आपके, पहले तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को संचालित करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब अगर आप अपने कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ही आप अपने कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम को क्रियान्वयन कर सकते हो, ठीक। सो ये लाइन आपको क्लियर हुई कि कंप्यूटर को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं क्या कहलाते हैं, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। बिल्कुल भाई, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। इसके अभाव में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अभाव में कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अभाव में आप अपने सिस्टम पर, अपने कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपका जो विंडोज मीडिया प्लेयर है, या आप, है ना, आपका जो विंडोज मीडिया प्लेयर है, आपका जो विनैम्प है जिसमें आप गाना सुनते हो, ये क्या है, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है ना। जो आपका विंडोज मीडिया प्लेयर है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो आप खुद ही सोचो कि अगर आपके सिस्टम पे सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, यानी आपके सिस्टम में विंडोज वगैरह इंस्टॉल नहीं है, तो आप विंडोज मीडिया प्लेयर चला सकते हो, नहीं चला सकते। विंडोज मीडिया प्लेयर को इंस्टॉल करने के लिए पहली कंडीशन क्या होगी, कि आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, आपके सिस्टम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बिना आप विंडोज मीडिया प्लेयर नहीं चला सकते। तो यही चीज यहां लिखी हुई है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अभाव में कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहते हो तो उससे पहले आपको अपने सिस्टम पे सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक। आगे, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एक किनके द्वारा तैयार किया जाता है, ये विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया जाता है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर को बेसिकली आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, आपके जो इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, वो ही इसको तैयार करते हैं, ठीक। आगे देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता एवं हार्डवेयर के बीच क्या बनाता है, इंटरफेस।
इंटरफेस का निर्माण करता है। जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो उपयोग करते हैं, यानी हम लोग यूजर्स और हार्डवेयर के बीच क्या बना रहा है, इंटरफेस का निर्माण कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए हम जो भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, है ना। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके थ्रू ही हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाते हैं। विदाउट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने कंप्यूटर को काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो बेसिकली हमारे और जो हार्डवेयर है उसके बीच में इंटरफेस कौन बना रहा है, वो बना रहा है आपका वो बना रहा है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, क्लियर हुआ। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या बना रहे हैं, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का निर्माण कर रहे हैं। आगे देखिए, ये नए हार्डवेयर के प्रयोग में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, ये नए हार्डवेयर के प्रयोग में सहायता करते हैं। आप अपने सिस्टम में अगर नए हार्डवेयर ऐड करना चाहते हो तो वो भी तभी काम कर पाएंगे जब आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको क्या करे, उसको सपोर्ट करे। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो भले ही आपने हार्डवेयर लगा लोगे पर वो आपके हार्डवेयर काम नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर नए हार्डवेयर के प्रयोग में सहायता करते हैं। क्लियर हुआ। आगे देखिए कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रकार देखिए आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप कितने भागों में विभाजित करते हो, 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग क्या कहलाता है, पहला भाग जो अभी मैं आपको जिसके माध्यम से समझा रहा था, क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है आपका ओएस। सिस्टम सॉफ्टवेयर को अभी मैंने आपको किसके माध्यम से समझाया, इसी के माध्यम से समझाया था, किसके माध्यम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप बेसिकली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। पहला आपका कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा आपका कहलाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या कहलाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, ये अभी मैं आपको जो आपका अलग से टॉपिक है उसमें आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी इसकी डिटेल्स में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, सो आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है उसको आप 2 भागों में विभाजित कर सकते हो। पहला हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हो गया आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इनके बारे में भी मैं आपसे भाषा वाले सेक्शन में विस्तार से चर्चा करूंगा। ठीक, आगे देखिए अभी आपको मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और ये दोनों ही टॉपिक आपको अलग से आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जहां पे आपको मैं अलग से इनके बारे में बताऊंगा। अभी इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल बता देता हूं ताकि आपका ये टॉपिक पूरा हो जाए। तो पहला आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, पहला तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार, प्लस करता क्या है, प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग संचालन की आवश्यकता होती है। किसकी संचालन की आवश्यकता होती है, प्रत्येक कंप्यूटर के अंदर आपको संचालन की आवश्यकता होती है ना, ऑपरेटिंग की जरूरत पड़ती है, जिसके बिना कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी क्या जा सकता है, जिसके बिना कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सो बेसिकली आपको प्रत्येक कंप्यूटर में किसकी जरूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये संचालन से क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, सिस्टम। प्रत्येक कंप्यूटर में आपको क्या किसकी जरूरत पड़ती है, प्रत्येक कंप्यूटर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसके बिना आप कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ऑपरेट कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बिना तो कंप्यूटर आपका ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा, है ना। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के मध्य क्या करता है, संवाद स्थापित करता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसा भी मैंने आपको बताया था कि हम अपने सिस्टम से जो इंटरेक्शन कर पा रहे हैं वो किसकी मदद से कर पा रहे हैं, वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से कर पा रहे हैं। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो मीडियम है जिसके थ्रू क्या करते हैं, जिसके थ्रू उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संवाद स्थापित होता है, हम अपने सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाते हैं। ठीक, आगे, ये ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है। क्या करता है, जो अभी अब मैंने आपको समझाया था, ये ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है। मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वही क्या करता है, वही आपके कंप्यूटर के सभी कार्यों को क्या करता है, उनका संचालन करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने सिस्टम पर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक,
आगे देखिए, जैसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है या चालू किया जाता है तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित हो जाता है और फिर कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं का संचालन करने लगता है। क्या मतलब हुआ कि जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हो, क्या होता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको बताया था किसके अंदर था, हार्ड डिस्क के अंदर रहता है ना। सो आपका जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या है, वो आपके मेमोरी में लोड हो जाता है, वो आपके मेमोरी में लोड हो जाता है। और जैसे ही मेमोरी में लोड होता है उसके बाद क्या है, आप अपनी कंप्यूटर की जितनी भी समस्त क्रियाएं हैं उसका क्या करता है, वो संचालन करने लगता है। क्या मतलब हुआ कि जैसे ही आपने अपना लैपटॉप ऑन किया तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या हो जाएगा, वो हो गया आपकी मेमोरी पे लोड। और जैसे ही वो मेमोरी पे लोड हुआ तो आपको क्या दिखने लगता है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले आपको विंडोज दिखती है। और जैसे ही वो आपके लोड हो जाता है उसके बाद आपके कंप्यूटर के जितने भी कार्य उनका क्या करता है, उनका वो संचालन करने लगता है। क्लियर है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपको समझ में आया। आगे देखिए, दूसरा जो प्रकार था सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो था आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, है ना। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी आपका क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो विभिन्न भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद किसमें करता है, कंप्यूटर की मशीन भाषा में करता है। ठीक, यह अनुवाद करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कंप्यूटर केवल अपनी मशीनी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का ही पालन करता है। ठीक, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। देखिए क्या मतलब है, आपको पता है कि आपका जो कंप्यूटर वो क्या समझता है, केवल मशीन भाषा समझता है। आपको जब मैं भाषा वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो और डिटेल से बताऊंगा, अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा बता देता हूं कि आपका जो कंप्यूटर क्या समझता है, केवल मशीन भाषा यानी 0 1 वाली भाषा समझता है ना। पर हम लोग आप प्रेजेंटली जो प्रोग्रामिंग करते हैं किसमें करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे आपकी जो उच्च स्तरीय भाषा है C++, जावा वगैरह इसमें करते हैं। पर कंप्यूटर क्या समझता है, आपका जो प्रोसेसर वो तो केवल मशीन लैंग्वेज ही समझता है। तो क्या करना पड़ेगा, अब आप किसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप कर रहे हो हाई लेवल लैंग्वेजेस में, जैसे मान लो जावा में कर रहे हो, तो पर कंप्यूटर जावा समझता नहीं है, तो क्या होगा, आपने तो प्रोग्रामिंग कर दी जावा में, पर कंप्यूटर को आप कैसे समझाओगे। सो बेसिकली आप किसका यूज करोगे, आप एक ट्रांसलेटर का यूज करोगे, किसका, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का, जो क्या करेगा, जो अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए प्रोग्राम का अनुवाद किसमें कर देगा, कंप्यूटर की मशीन भाषा में कर देगा। सपोज आपने जो जावा में प्रोग्राम लिखा था वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही वो आपका जावा में लिखा हुआ प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है तो कंप्यूटर उसको इजीली समझ सकता है ना। क्लियर हुआ। सो इसलिए आप क्या किसका यूज करते हो, इसलिए आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हो। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इन तीनों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और भाषा को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, आगे देखिए, अभी हमने सॉफ्टवेयर का पहला प्रकार पढ़ा, क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आपका दूसरा प्रकार आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनकी आवश्यकता हमें बार बार पड़ती है। कैसे प्रोग्राम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके ऐसे प्रोग्राम कहलाते हैं जिनकी आवश्यकता हमें बार बार पड़ती है। ठीक, यूटिलिटी प्रोग्राम कई ऐसे कार्य करता है जो कंप्यूटर का उपयोग करते समय हमें कराने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, हमें कराने पड़ते हैं। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जो आपका एंटीवायरस प्रोग्राम है, जो आप अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस डालते हो, वो क्या है, वो एंटीवायरस आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है। कैसा सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक, अब जब आप अपने सिस्टम पे काम करते हो तो आपको एंटीवायरस का यूज करना पड़ता है ना भाई। अगर आप अपने एंटीवायरस का यूज नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी फाइल्स वायरस आ जाए, करप्ट हो जाए। सो बेसिकली आपकी बोल सकते हैं एक तरह से आपकी मजबूरी है कि आपको कंप्यूटर पे आप जब भी काम करोगे तो आपको एंटीवायरस को भी डालना पड़ेगा। बेसिकली आपको एंटीवायरस का प्रयोग भी करना पड़ेगा स्कैनिंग के लिए। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर के अंदर एरर आ जाएगी। तो यही चीज यहां लिखी हुई है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनकी आवश्यकता हमें बार बार
पड़ती है। जैसे कि हमको एंटीवायरस की आवश्यकता बार बार पड़ती है, हम जितने बार भी अपने सिस्टम में काम करेंगे हमको उतने बार ही अपने एंटीवायरस प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, यूटिलिटी प्रोग्राम कई ऐसे कार्य करता है जो कंप्यूटर का उपयोग करते समय हमें कराने पड़ते हैं। मतलब जब आप अपने कंप्यूटर का उपयोग करते हो तो आपके बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको आपको साथ में करना पड़ता है, और वो काम आपका कौन करते हैं? वो काम करते हैं आपका यूटिलिटी प्रोग्राम। जैसे कि आपका एंटीवायरस, कि अगर आप अपने कंप्यूटर पर सिस्टम पर कोई काम कर रहे हो, तो सपोज आपको कोई फाइल वगैरह है, कुछ डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको स्कैन करना पड़ेगा कि कोई वायरस तो नहीं है। सो बेसिकली आपकी क्या है, एक तरह से मजबूरी है कि आप अगर आप अपने सिस्टम को प्रॉपर काम करना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसके बिना आपका जो मेन काम है वो नहीं चलेगा। जैसा कि आपको एंटीवायरस का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि आप अपने दूसरे काम कर पाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने के लिए तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया होगा आपको कि अगर आप चाहते हो कि आपके कंप्यूटर की जो वर्किंग कैसी हो, सिंपल हो, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें अशुद्धियां ना आए, एरर्स ना आए, और उसमें क्या है वो आपका सेफ रहे, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपका मैंने एग्जांपल दिया एंटीवायरस, वो क्या करता है? वो आपके सिस्टम को सेफ रखता है। एंटीवायरस के बिना भी आप काम कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे, पर उस केस में आपको एक खतरा रहेगा कि आपके सिस्टम में कभी भी वायरस आ सकता है ना। सो अगर आप अपने कंप्यूटर को सेफ रखना चाहते हो, उसमें प्रॉपर काम करना चाहते हो, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे देखिए, ये प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों के रख रखाव व मरम्मत का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ये प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों के रख रखाव व मरम्मत का काम करते हैं, जैसे डिस्क रिकवरी प्रोग्राम, डेटा बैकअप प्रोग्राम आदि। जो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं वो क्या करते हैं? वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी मेंटेनेंस वर्क है या जो रख रखाव काम है उसको करते हैं। जैसे कि आप एंटीवायरस प्रोग्राम से समझ सकते हो, वो आपका क्या करता है एंटीवायरस प्रोग्राम, कि जब आप एंटीवायरस प्रोग्राम को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेते हो तो अपने आप ही आपके सिस्टम को क्या करने लगता है? उसकी रक्षा करने लगता है, उसकी सेफ्टी करने लगता है। सो बेसिकली क्या कर रहा है? वो आपके सिस्टम में क्या कर रहा है? आपके सिस्टम के अंदर रख रखाव मेंटेनेंस का काम कर रहा है, कि कहीं कोई खुद से वो क्या करता है? फाइलों को स्कैन करता है कि कहीं कोई वायरस तो नहीं आ गया, है ना। सो यही चीज आपकी यहाँ लिखी हुई है कि ये प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों के रख रखाव व मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे कि आपका जो डिस्क रिकवरी प्रोग्राम है और डेटा बैकअप प्रोग्राम है, ये भी आपका क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर किसी ना किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर किसी ना किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं, जिस कारण इन्हें क्या बोला जाता है? जिस कारण इन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या करते हैं? ये बेसिकली आपके सिस्टम पे आपको क्या देने, कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आप अपने काम को प्रॉपर्ली स्मूथली कर पाओ, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इसलिए इनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक, ये सॉफ्टवेयर निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। किन किन कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं ये देखते हैं हम। देखिए, पहला आपका है, अभी आपको बताया था, मैंने लिखा था स्कैन डिस्क प्रोग्राम। क्या है? स्कैन डिस्क प्रोग्राम। तो बेसिकली आपका जो स्कैन डिस्क प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, ये क्या है? ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ती है? कि अगर हम अपनी हार्ड डिस्क को सही रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी हार्ड डिस्क सही रहे, प्रॉपर्ली वर्क करे, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो आपको स्कैन डिस्क प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। इस प्रोग्राम के बिना भी आप अपने हार्ड डिस्क यूज कर सकते हो, पर उस केस में खतरा रहेगा कि आपकी हार्ड डिस्क के अंदर क्या हो सकता है? कुछ गड़बड़ आ जाए, कुछ एरर आ जाए या वायरस आ जाए। तो जो आपका स्कैन डिस्क प्रोग्राम क्या है? ये आपकी हार्ड डिस्क को क्या है? स्कैन करता रहता है कि कहीं उसमें कोई वायरस या कोई दूसरी एरर तो नहीं आ रही है, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक, ऐसे ही एक और आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उसको कहते हैं आप डिस्क डीफ्रैगमेंटर प्रोग्राम। क्या बोलते हो? डिस्क डीफ्रैगमेंटर प्रोग्राम। आप में से बहुत से लोगों ने डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन किया भी होगा अपने सिस्टम पे। तो बेसिकली हमको ये प्रोग्राम की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आप अपनी हार्ड डिस्क की गति को बनाए रखना चाहते हो, कि आपकी हार्ड डिस्क की गति मेंटेन रहे, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो आपको डिस्क डीफ्रैगमेंटर प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। ये प्रोग्राम आपकी हार्ड डिस्क की गति को बनाए रखता है। ठीक है, आगे
फाइल्स का बैकअप लेने व बैकअप को पुनः कंप्यूटर पर डालने के लिए क्या करते हो, आप रीस्टोर प्रोग्राम करते हो। ये सब आपने, ये चीज आपने सभी ने की होगी। तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये चीज आपको पता ही, अभी मैं इसी के माध्यम से आपको समझाया कि कंप्यूटर पर वायरस की जांच करने और उसे हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम एंटीवायरस प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर पर वायरस की जांच करने और उसे हटाने के लिए हम एंटीवायरस प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। और ये भी क्या है आपका एंटीवायरस प्रोग्राम, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल। मतलब कि इसके बिना आप काम तो कर लोगे, पर हो सकता है कि आपके सिस्टम कोई खतरा पैदा हो जाए, इसलिए आपको क्या है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक, आगे डिस्क पर अधिक आंकड़े भंडारित करने के लिए क्या है, कंप्रेसिंग प्रोग्राम। क्या है, कंप्रेसिंग प्रोग्राम। ये इस चीज का प्रयोग आप सभी ने किया होगा। कई बार क्या होता है कि हमारी जो, जैसे मान लीजिए कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, अब उस मूवी का क्या साइज बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, कई बार हम कंप्रेस कर देते हैं उसको, मतलब उसके जो साइज है उसको कम कर देते हैं। तो बेसिकली आपकी जो कंप्रेसिंग, ये भी क्या है, ये भी आपका जो आपका कंप्रेसिंग प्रोग्राम, ये भी क्या है, ये भी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। ठीक, आगे देखिए डिस्क डिफॉर्मेटिंग, ये भी क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है आपका। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा विभिन्न मेमोरी डिस्क जैसे फ्लॉपी, हार्ड डिस्क आदि को कंप्यूटर में प्रयोग करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में अनुकूल बनाने का कार्य किया जा सकता है। कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप जो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी लाओ उसको सपोर्ट ना करें, तो उस केस में किसकी जरूरत पड़ती है, उस केस में आपको डिस्क फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ती है। इसके थ्रू क्या करते हो, इसके थ्रू आपके जो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी वगैरह है, इसको आप क्या है, कंप्यूटर में प्रयोग करने के लिए क्या है, उसको आप आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला है उसके अनुकूल आप बना लेते हो। तो एक बार आपके वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बन जाए, तो उसके बाद उसका आप अपने कंप्यूटर में प्रयोग कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है आपका फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या है, फाइल मैनेजर आपने अपने सिस्टम के अंदर देखा होगा, कई आपने देखा होगा जहां आपका जो कंट्रोल पैनल का जो सेटिंग्स रहती है, वहां पे आपको एक फाइल मैनेजर भी लिखा हुआ मिल जाएगा आइकन। तो ये बेसिकली क्या है, ये भी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही एग्जांपल है। होता क्या है कि एक स्थान पर रखी गई सूचनाओं तथा डेटा का संग्रह कहाँ होता है, कंप्यूटर सिस्टम में फाइल कहलाता है। आप अपने सिस्टम के अंदर जो भी डेटा वगैरह स्टोर करते हो, किसी फाइल में करते होगे आप लोग, है ना, फाइल के अंदर स्टोर करते हो। और कंप्यूटर मेमोरी में किसी भी सूचना को क्या कर सकते हो, आप फाइल में स्टोर किया जा सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन, डेटा वगैरह सेव होता है, आप अलग अलग फाइल के नेम से उसको सेव कर लेते हो। ठीक, और जब आपकी एक से ज्यादा फाइल्स हो जाती है, तो आप क्या करते हो, आप उस फाइल्स को एक फोल्डर बना लेते हो, और उस फोल्डर के अंदर आपकी बहुत सारी फाइल्स आ जाती है ना। एक से अधिक फाइलों को एक स्थान पर क्या करते हो आप, एक फोल्डर में आप स्टोर किया जा सकता है। जब आपकी एक से ज्यादा फाइलें आ जाती है, तो आप क्या करते हो कि आप उसको एक फोल्डर बना लेते हो, उसके अंदर फाइल स्टोर कर लेते हो। जैसे मान लो आपकी निर्माण से रिलेटेड आपकी बहुत सारी फाइल्स हैं, तो आप क्या करोगे, उन सभी फाइलों को लो आप एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए आप क्या करोगे, आप एक फोल्डर बनाओगे निर्माण IES, और सारी फाइलों को आप किसमें डाल दोगे, उस फोल्डर के अंदर डाल दोगे। तो जैसे ही आप उस फोल्डर को क्लिक करोगे, आपके निर्माण IES से रिलेटेड जितनी फाइल्स हैं वो आपके सामने शो होने लगेंगी। ठीक, अच्छा, फाइल और फोल्डर के प्रबंधन का ये जो काम है, इसके लिए आप जो सॉफ्टवेयर बनाते हो, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका फाइल मैनेजर कहलाता है। बेसिकली फाइल और फोल्डर के प्रबंधन के लिए आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका फाइल मैनेजर कहलाता है। क्लियर है। ऐसे आपके कुछ प्रोग्राम है, डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो क्या करते हैं, जो हार्ड डिस्क पर आपकी फाइलों को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। दूसरा, डेटा सिलेक्शन प्रोग्राम, ये क्या है, ये ऐसे प्रोग्राम है जो किसी डेटा फाइल में हमारी रुचि के रिकॉर्ड अलग करने में सहायक होते हैं। डेटा फाइल के अंदर जो हमारे इंटरेस्ट की फाइल है, उसको क्या कर सकते हैं, ये अलग कर सकते हैं। तो ये सब आपके क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। क्लियर है। अब हमारा जो लास्ट है वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारे सॉफ्टवेयर का तीसरा प्रकार है वो था हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, अभी मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया था कि आपका जो विंडोज मीडिया प्लेयर है, या आपका जो MS वर्ड है, पेंट है, MS पेंट आप जो भी करते हो, यूज करते हो, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या है बेसिकली, देखिए ये ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए तैयार किए जाते हैं।
ये कैसे प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए तैयार किए जाते हैं। किसी संस्थान, व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकता अनुसार इस सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति, संस्था या कार्य को देखकर क्या करते हो, आप इस सॉफ्टवेयर का विकास करते हो। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, ये कैसे प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं आपको, विंडोज मीडिया प्लेयर का एग्जांपल ले लेते हैं। जो विंडोज मीडिया प्लेयर है उसका क्या काम है, एक स्पेसिफिक काम है। क्या कर सकते हो, उसके थ्रू आप पिक्चर देख सकते हो। अब विंडोज मीडिया प्लेयर के थ्रू आप पेंटिंग तो कर नहीं सकते, है ना। विंडोज, आपका जो विंडोज मीडिया प्लेयर है उसका एक स्पेसिफिक काम है और उसी काम के लिए आपको क्या है, वो विंडोज मीडिया प्लेयर बनाया गया है। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि ये ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि आप विंडोज मीडिया प्लेयर बना रहे हो तो किस लिए बना रहे हो, कोई विशिष्ट काम, यानी आप पिक्चर देखना चाहते हो, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। ठीक, तो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है कि किसी संस्थान, व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकता अनुसार इस सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। देखिए, हर प्रोफेशन में आपके अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली जैसा प्रोफेशन है, जैसे आपके प्रोफेशनल हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं कि आप अपनी आंखों को टेस्ट कराने के लिए पहले डॉक्टर के पास जाते थे, तो डॉक्टर क्या करता था, पहले डॉक्टर आपकी आंखों में क्या लगाता था, चश्मा लगाता था। फिर अलग अलग लेंस लगा के वो आपको क्या पढ़वाता था, आपसे लेटर्स पढ़वाता था, जो दूर लगे रहते थे, पढ़वाता था कि पढ़ो क्या है, ए है, बी है, स्मॉल सी है, डी है, क्या है। तो पहले आपकी आंखें टेस्ट कैसे होती थी, सिंपल, जो आपके चश्मा लगता था उसमें अलग अलग लेंस लगाए जाते थे। अब जब आप अपनी आंखों को टेस्ट कराने जाते हो आज की डेट में, तो क्या है, अब आपका जो डॉक्टर है उसके पास क्या होती है, उसके पास एक मशीन रहती है ना, उसके पास एक मशीन रहती है और आप अपनी चिन्ह को उस मशीन में कुछ ऐसे लगा लेते हो। ठीक है, उस मशीन के अंदर एक क्या कहते हैं, एक फिल्म लगी रहती है जिसमें आपको क्या लगा दिखता है, उसमें आपको एक बैलून उड़ता हुआ दिखता है। सो आपको कुछ सेकंड्स के लिए केवल उस बैलून को देखना पड़ता है और उसके बाद आंखें, आपकी जो आंखें अपने आप टेस्ट हो जाती हैं। तो वो जो मशीन थी उसके अंदर आप जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हो वो क्या है आपका, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। और वो किस लिए बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया क्योंकि आपका जो प्रोफेशनल था, आपके जो डॉक्टर थे, उसको क्या थी, उसकी जरूरत थी। क्यों, पहले उसको जब लेंस के थ्रू आंखें टेस्ट करनी पड़ती थी तब क्या था, तब उसको उतना इजी नहीं था उसके लिए। पर जैसे ही ये सॉफ्टवेयर आया, अब वो इजीली किसी की भी आंखें टेस्ट कर सकता है। उसको क्या लगेगा, उसको टाइम अब कम लगेगा, है कि नहीं। तो ये चीज यहाँ लिखी हुई है कि किसी संस्थान, व्यक्ति या कार्य को देखकर ही आवश्यकता अनुसार इस सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। ठीक, आगे देखिए। देखिए, वस्तुतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार की गई पृष्ठभूमि पर कार्य करता है। किस प्रकार करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार की गई पृष्ठभूमि पर कार्य करता है। इसका क्या मतलब हुआ, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अगर आपके सिस्टम में विंडोज नहीं है, तो आप विंडोज मीडिया प्लेयर चला सकते हो, नहीं चला सकते। अगर आप अपने कंप्यूटर में विंडोज मीडिया प्लेयर को इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसकी पहली कंडीशन होगी कि आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज इंस्टॉल पहले से होनी चाहिए। उसके बाद ही आप विंडोज मीडिया प्लेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। सो यही चीज इसमें लिखी हुई है कि बेसिकली जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या बना दी, पहले से आपकी एक पृष्ठभूमि बना दी, तभी आप अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर पा रहे हो, है ना। पहले आपका विंडोज इंस्टॉल हो गया तो उसने क्या बना दिया, विंडोज ने आपकी एक पृष्ठभूमि बना दी, उसके बाद ही आप क्या कर पा रहे हो, विंडोज मीडिया प्लेयर का प्रयोग कर पा रहे हो। तो सेम यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार की गई पृष्ठभूमि पर कार्य करते हैं। ठीक, अच्छा, कार्य के आधार पर इनका निर्माण किसी भी भाषा में किया जा सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप किसी भी भाषा में तैयार कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशेवर व्यक्ति एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रयोग से क्या करते हैं, अपने कार्यों का निष्पादन बेहतर ढंग से कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया आंखों के टेस्ट का, कि अब क्या करते हैं, अब जो आपका डॉक्टर है वो आंखों को इजीली टेस्ट कर सकता है। ठीक, जैसे बीमा, बैंकिंग, अस्पताल, इंजीनियरिंग आदि में इसका प्रयोग होने लगा है। आपकी जितनी भी फील्ड्स है, सब फील्ड्स में अलग अलग आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने लगे हो। जैसे अकाउंटिंग की फील्ड में आप किसका यूज करते हो, टैली का, करते हो कि नहीं करते। टैली की वजह से क्या है, आपकी वर्किंग काफी इजी हो गई है। ठीक, आगे, ये प्रोग्राम कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य करने की सक्षमता प्रदान करते हैं, जैसे रेलवे आरक्षण सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली
इन प्रोग्राम्स के द्वारा क्या होता है, इन प्रोग्राम्स के द्वारा जो आपका कंप्यूटर है वो विशिष्ट कार्य को परफॉर्म कर सकता है। ठीक, अब देखते हैं कि आपका ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मेनली आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका कहलाता है विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? पहला आपका कहलाता है विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है? यह उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ठीक, किसी अन्य के लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। उदाहरण के लिए वायुयान नियंत्रण के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर या आपका रेलवे आरक्षण के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर। क्या मतलब है इसका? देखिए, जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये तो आपको पता ही है कि किसी विशेष आवश्यकता को ध्यान में रख के बनाया जाता है ना। तो ठीक इसी प्रकार आपका जो विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो भी क्या है? ये भी आपके उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया। ठीक, पर जो उसकी नेक्स्ट लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, इस किसी अन्य के लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। मतलब किसी अन्य के लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। क्या मतलब है इसका? जैसे आप एग्जांपल लो, रेलवे आरक्षण के लिए सॉफ्टवेयर। रेलवे आरक्षण के लिए आपने जो सॉफ्टवेयर तैयार किया किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किया है ना। किसके लिए? आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए। भाई रिजर्वेशन करने के लिए आपने क्या किया? इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया। पर इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग बाकी जो सामान्य पब्लिक वो कर सकती है? नहीं कर सकती। उसके लिए सॉफ्टवेयर किसी भी प्रकार का यूजफुल नहीं है। जो आपका रिजर्वेशन कर रहा होगा सॉफ्टवेयर केवल उसी के लिए क्या है? ये उपयोगी है ना। जैसे कि आपका जो वायुयान नियंत्रण आप जो आपका जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, जिसके आपको हिंदी में बोलते हैं वायुयान नियंत्रण, इसके लिए भी क्या आपका जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है वो भी क्या है? वो भी हवाई जहाज को नियंत्रण करता है, उनकी लैंडिंग का, उनके टेक ऑफ का। तो इसके लिए भी क्या है? आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर भी क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर किस लिए बनाया गया? केवल आपके वायुयान नियंत्रण को देखने के लिए, है ना। तो बेसिकली आपका जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होगा वो इसका यूज कर पाएगा। अब हम लोग सोचेंगे हम लोग उसका यूज कर लें तो हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है ना। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, इसके बाद आता है आपका सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या आता है? सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या होते हैं? देखिए, ये सॉफ्टवेयर भी आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए बनाए जाएंगे, है ना। इन्हें भी विशेष आवश्यकताओं के लिए बनाया जाता है। पर अब अंतर क्या आता है? परंतु अनेक उपयोगकर्ता इसका लाभ उठा सकते हैं। क्या करते हैं? अनेक उपयोगकर्ता इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि आपका मीडिया प्लेयर। ठीक, जो आपका विंडोज मीडिया प्लेयर है वो क्या है? वो आपके सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। तो पहली बात तो ये कि आपका जो विंडोज मीडिया प्लेयर है वो भी किसी विशिष्ट आवश्यकता को देखकर ही बनाया गया था। क्या आवश्यकता थी? पिक्चर देखना, है ना। पर अंतर अब क्या आ जाता है? अंतर ये आ जाता है कि जैसे हम आपका जो रेलवे आरक्षण वाला सॉफ्टवेयर था उसके विपरीत यहाँ पे क्या है? आप विंडोज मीडिया प्लेयर का उपयोग कोई भी कर सकता है, हम लोग भी कर सकते हैं, और जो इंसान वहां पे जो रेलवे आरक्षण के सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहा है वो इंसान भी विंडोज मीडिया प्लेयर का प्रयोग कर सकते हैं। कर सकता है, कर सकता कि हम लोग तो करते हैं। हो सकता है जो आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वो भी वहां पे बैठ के विंडोज मीडिया प्लेयर का उपयोग कर ले। तो अंतर समझ में आया? क्या अंतर है? कि बनेंगे तो दोनों ही आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए, पर जो आपके विशेषीकृत होंगे वो जन सामान्य के लिए उपयोगी नहीं होते, और जो आपके सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनका उपयोग आपके जन सामान्य भी उठा सकता है, कोई भी उठा सकता है इनफैक्ट। तो जैसे आपका MS वर्ड, वेब ब्राउजर या मीडिया प्लेयर। ठीक, ये आपके क्या है? ये आपके सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। इसके अलावा जो आपका सामान्य उद्देश्य के आपके जो सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इनका कई सारे क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। जैसे कि कैड कंप्यूटर आदि डिजाइन में, सूचना संचार में किया जा सकता है, ग्राफिक्स में किया जा सकता है ना, शैक्षणिक प्रयोगों में हो सकता है, और आपके व्यापारिक प्रयोगों में हो सकता है। सो बेसिकली बहुत सारी फील्ड्स में क्या कर सकते हो? आप इनका प्रयोग कर सकते हो। ठीक, अब देख लेते हैं कि इस टॉपिक से आपके प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो पहला आपका जो फॉर्मेट है वो है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का ना, जिसकी शब्द सीमा क्या है? 10 वर्ड्स, 10 शब्द की। तो उसमें आपसे पूछ लेगा कि सॉफ्टवेयर क्या है ना। सॉफ्टवेयर के प्रकारों को बता दो, तो सीधे आप लिख दोगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछ ले सकता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पूछ सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछ सकता है। तो बेसिकली आपको 2 लाइन में केवल इनकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी बेसिक कि ये क्या होते हैं।
ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लेगा आपसे, है ना। लैंग्वेज ट्रांसलेटर अभी आपको पढ़ाना, ये भी पूछ सकता है आपसे, और आपसे पूछ सकता है कि सीडी रोम क्या है। बता सकते हैं क्या है आपकी, कैसी युक्ति है आपकी, प्रकाश युक्ति है, जिसपे आप क्या करते हो, लेजर के थ्रू डेटा को स्टोर करते हो। ठीक। पेन ड्राइव पूछ सकता है आपसे, ना। ट्रैक और सेक्टर पूछ सकता है कि ट्रैक और सेक्टर क्या है, एक लाइन में बता दो, बता सकते हो कि जो भी आप डेटा स्टोर करते हो कहाँ करते हो, ट्रैक और सेक्टर्स में। ठीक है। आगे देखिए, लघु उत्तरीय, जहां पे आपकी शब्द सीमा कितनी है, 50 वर्ड्स। यहाँ पे आपसे थोड़ा डिटेल में पूछ सकता है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका वर्णन करो। तो यहाँ पे आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये किस सॉफ्टवेयर का सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है, ठीक है, किस लिए यूज में आता है, ये आपके कंप्यूटर के जो मूलभूत फंक्शन है वो क्या करता है, नियंत्रण करता है, इंटरफेस बनाता है ना, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। ठीक। इसी बार पूछ लेगा आपसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को पूछ सकता है कि 50 वर्ड्स में लिखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको विस्तार से बताना पड़ेगा थोड़ा। ठीक। ऐसे पूछ लेगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए, है ना, फ्लॉपी डिस्क को समझाओ, डीवीडी को समझाओ। तो ये सब आपके 50 वर्ड्स में आपको आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद सीडी रोम पूछ सकता है, ब्लू रे डिस्क पूछ सकता है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछ सकता है कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप 50 वर्ड्स में समझाओ। तो मैंने आपको काफी कुछ समझाया, आप उसको उस हिसाब से 50 वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें शब्द सीमा कितनी है आपकी, 200 वर्ड्स। यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि भाई द्वितीय संगण युक्ति क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ आपको बता देना है कि आपका जो स्टोरेज डिवाइस है वो क्या होता है, और उसके बाद स्टोरेज डिवाइस के आपके जितने भी प्रकार हैं, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, इन सब के बारे में, पेन ड्राइव, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है। उससे